दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये पेपर 2 की है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो ये समकालीन भारत एवं शिक्षा की वीडियो है। जिन बच्चों को भी सेकेंड पेपर में डर लगता है उनको मैं बता दूं कि ये पेपर 80 नंबर का है। इसमें आपको 3 लॉन्ग करने पड़ेंगे और 5 शॉर्ट करने पड़ेंगे। तो मैं जितने भी प्रीवियस ईयर हैं उनको सीक्वेंस में बिल्कुल डीप में मैं आप लोगों को बताऊंगी, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी और आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर हमें भूख लगी होती है तो खाना बनाने में टाइम वेस्ट होता है, तब हम खा पाते हैं, और ऐसे ही हमारा पढ़ाई के साथ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपल तरीके से यहाँ से वीडियो से देखना है और पढ़ाई करनी शुरू करनी है। क्योंकि लास्ट टाइम पे अगर हम ढूंढते हैं और हम पढ़ना भी चाहते हैं, हम तब भी नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो फटाफट से शुरू करेंगे आज की इस वीडियो में। हम 16 का, 17 का, 18 का जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है मैं आपको प्रॉपर वे में समझाऊंगी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में 2019 का सॉल्व करेंगे और 2022 का। अब आप लोग कहेंगे कि 20 और 21 का क्यों नहीं, अगर मुझे मिलता है तो मैं डाल दूंगी, क्योंकि 2020 में और 2021 का जो सेशन था उसमें कोविड का दौर था, तो कुछ बच्चों को प्रमोट भी किया गया था। ठीक है, तो उस बार वाला मैं छोड़ दूंगी, अगर जितने मुझे मिल पाएंगे मैं उसको जरूर डालूंगी। ओके, तो फटाफट से शुरू करते हैं। और ज़्यादा लंबी वीडियो होने वाली है ये, लेकिन आप लोग प्लीज़ देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखिए पहला ये क्वेश्चन है, शिक्षा के संप्रत्य एवं प्रकृति की विवेचना कीजिए। भारतीय संविधान में शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है? अगर ये नहीं आता है कि भारतीय संविधान में शिक्षा के लिए क्या संवैधानिक प्रावधान है, तो ये वाला क्वेश्चन आता ही है कि शिक्षा क्या है, शिक्षा का संप्रत्य बताइए, शिक्षा की प्रकृति बताइए। ये वाला क्वेश्चन आपको रटा होना चाहिए क्योंकि ये किसी भी पेपर में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड एजुकेशन का है। तो फटाफट से देखते हैं कि कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि शिक्षा का अर्थ। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना हुआ है। शिक्ष का अर्थ होता है सिखाना या सीखना। ठीक है, अर्थात शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ सीखने व सिखाने की क्रिया। शिक्षा शब्द के लिए अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। एजुकेशन शब्द की जो उत्पत्ति है वो एजुकेटम शब्द से हुई है तथा एजुकेटम शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, ई और ड्यूको से मिलकर बना है, जहाँ ई का अर्थ होता है अंदर से जबकि ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना। अतः एजुकेशन का अर्थ है अंदर से आगे बढ़ाना। प्रश्न उठता है क्या आगे बढ़ाना? ठीक है, वास्तव में प्रत्येक बालक के अंदर जन्म के समय कुछ जन्मजात शक्तियां बीज रूप में विद्यमान रहती हैं, उचित वातावरण में विकसित हो जाती हैं, नहीं तो वे वंचित रूप ले लेती हैं। जैसे हर व्यक्ति जो है वो हेरिडिटी और जो है इन्वायरमेंट का मिश्रण है, गुणनफल है। तो हर बच्चे के अंदर एक यूनिकनेस होती है, अगर उसकी वो यूनिकनेस अच्छा इन्वायरमेंट मिल गया तो वो डेवलप कर जाएगा, नहीं तो वो वंचित रूप ले लेंगी। ठीक है, तो इसी में हम लोग आगे देखें तो शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों को अंदर से बाहर की ओर उचित दिशा में विकसित किया जाता है, और अगर वो उचित दिशा में नहीं विकसित हो पाती हैं तो बाल अपराध जैसी चीज़ें या जो क्रिमिनल्स होते हैं वो चीज़ें घर कर जाती हैं या वो ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, तो 2 शब्द एजुकेयर और एजुशियर भी हैं, उनसे क्या बना है, जो एजुकेशन है उसकी उत्पत्ति हुई है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि एजुकेयर और एजुशियर से भी हुई है, जहां एजुकेयर का अर्थ होता है बाहर निकालना और एजुशियर का अर्थ होता है विकसित करना। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या निकलता है कि शिक्षा शब्द का अर्थ जन्मजात शक्तियों का करना है, सर्वांगीण विकास करने की एक प्रक्रिया, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे का होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, अर्थ बताने के बाद शिक्षा की कुछ परिभाषाओं को बताएंगे। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद की आप दे सकते हैं, उन्होंने कहा है मनुष्य की पूर्व निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही क्या है, शिक्षा है। ठीक, फिर महात्मा गांधी इस विषय में कहते हैं कि शिक्षा में मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य को शरीर, मनुष्य तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास तथा सर्वोत्तम विकास से है। अगर आपको ये वाली डेफिनेशन याद ही करनी पड़ेंगी, पता है क्यों? क्योंकि ये वाली बहुत कॉमन सी डेफिनेशंस हैं, क्योंकि ये वाली एग्जामिनर को भी याद रहती हैं। जैसे अगर आप महात्मा गांधी लिख रहे हैं तो महात्मा गांधी एक कॉमन सा नेम है, उन्होंने क्या कहा है ये ज़्यादातर लोगों को याद रहता है। और अगर आपको ये डेफिनेशन याद नहीं हो रही है तो आप किसी ऐसे का नाम लीजिएगा जिसमें लोगों को पता ना हो, मतलब ऐसे किसी का नाम लीजिएगा जिसकी डेफिनेशन लोगों को ज्यादातर याद ना रहती हो। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट थे तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, बेहतर होगा आप याद कर ले क्योंकि इतनी बड़ी भी नहीं है। फिर आप डालेंगे कि शिक्षा के संप्रत्य
शिक्षा एक ऐसा साधन है जो प्राणी को जगत के अन्य जीवों से पृथक करती है। शिक्षा का मानव जीवन में काफी महत्व है। शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान है। शिक्षा मानव को सामाजिक प्राणी बनाकर सांस्कृतिक धरोहर को आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करने के काबिल बनाती है। शिक्षा से ही मानव का सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षा समाज की उन्नति के लिए भी एक महत्व साधन है। भारतीय संप्रदायों की बात करेंगे तो इसमें भी दो डेफिनेशंस दी हैं। उपनिषद कहते हैं कि शिक्षा का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है। शंकराचार्य कहते हैं कि शिक्षा स्वयं की अनुभूति है। आधुनिक संप्रदाय मतलब आज की अवधारणा क्या कहती है, तो शिक्षा का अर्थ बालक को इस योग्य बनाना है कि वह शाश्वत सत्य की खोज कर सके, उसे अपना बना सके और उसकी अभिव्यक्ति कर सके। ये किसने कहा है? टैगोर ने कहा है। उस किसी में हम लोग एक और डेफिनेशन देखेंगे कि चैतन्य रूप में एक नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाए जाते हैं और व्यक्ति के द्वारा समूहों में। हम एक व्यक्ति में परिवर्तन लाएंगे, वही एक व्यक्ति औरों को बदलने में सहायता प्रदान करेगा। यही शिक्षा की प्रक्रिया है जो कि ब्राउन द्वारा कही गई है। उसके बाद शिक्षा की प्रकृति पूछी गई है, उसको लिखेंगे कि शिक्षा केवल विद्यालय में प्रदत्त ज्ञान तक ही सीमित नहीं है। शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा बच्चे की अंतर्निहित शक्तियों का विकास है। शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। उसके बाद शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। जो एडमसन है उन्होंने कहा है कि शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें एक बालक होता है और एक टीचर होता है। लेकिन हमारे जो जॉन डीवी है यानी जॉन ड्वी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उन्होंने कहा है शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, एक तरफ बालक होगा, एक तरफ शिक्षक होगा, एक तरफ पाठ्यक्रम हो सकता है, उसका इन्वायरमेंट हो सकता है, क्योंकि खाली टीचर और बच्चे के बीच की अंतःक्रिया नहीं है, इन्वायरमेंट का भी उसमें फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो आ रहा है हमारा सातवां कि जो उसकी प्रकृति है कि यह शिक्षा व्यवहार में सुधार तथा चरित्र निर्माण की प्रक्रिया है। शिक्षा एक संप्रत्यय तथा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की प्रक्रिया है। अनुभवों में संवर्धन में सहायक है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है। वातावरण में समायोजन की क्रिया है। अब देखिए हमसे पूछे गए हैं भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान कौन कौन से हैं, तो उसको भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। भारतीय संविधान में शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा नागरिकों का जन्मसिद्ध अधिकार है। भारतीय संविधान के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश ले सकता है, क्योंकि वो जो लोग शेड्यूल कास्ट के होते हैं उनको रोका जाता है अक्सर शिक्षण संस्थानों में या फिर कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में। हालांकि जो डेवलप हुआ है, मतलब जो भी विकास हुआ है, जो भी प्रगति हुई है, प्रोसेस हमारा रहा है विकास का, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मतलब कम हुई हैं। लोग मंदिर में जाने से नहीं रोकते, छुआछूत नहीं मनाते, हालांकि बहुत हद तक अभी भी कहीं ना कहीं ये चीज़ है, लेकिन अब नहीं रोकी जाती है कि कोई बच्चा छोटे घर से हो, छोटे का मतलब है कोई शेड्यूल कास्ट से हो, कोई पंडित के घर का हो, कोई किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, उसे किसी भी संस्थान में, किसी भी मंदिर में, कहीं भी जाने से रोका नहीं जाएगा। और शिक्षा के अधिकार से तो आप बच्चे को वंचित कर ही नहीं सकते हैं। शिक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में 3 प्रमुख सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। इस सूची के अंतर्गत केंद्र व राज्य दोनों ही शिक्षा स्तर पर निर्णय ले सकते हैं। केंद्र तथा राज्य दोनों ही विशेष स्थितियों में बदलाव कर सकते हैं। अब शिक्षा के अधिकार की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 21 का के तहत राज्य में 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। अब पूर्व में धारा 45 2002 में राज्य द्वारा बालकों की निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा की बात करें तो अनुच्छेद 30 में संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार के तहत शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गई और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक समुदाय को अधिकार दिया गया। ठीक है, उसके बाद उसी अंतर्गत हम देखें तो अल्पसंख्यक किसी भी प्रकार का शैक्षणिक संस्थान चला सकते हैं। फिर अगर हम देखें तो सरकार द्वारा अनुदान में भेदभाव नहीं होगा। और फिर अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 30 का में अल्पसंख्यकों को अधिकार है संस्थान की स्थापना तथा और प्रशासन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज आ जाती है, ये सारे जो अधिकार हैं वो ना शेड्यूल कास्ट के लिए होते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए होते हैं, क्योंकि इन्हीं के साथ ज्यादातर अन्याय किया गया है, ऐसा लोगों का मानना है। ठीक है, तो उसी के बाद हम देखेंगे तो अनुच्छेद 30 का, क्योंकि पहले के ज़माने में ना जो नीची जाति के होते थे तो उनको ना पढ़ने का अधिकार भी नहीं होता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, तो इस वजह से उनके लिए जो शिक्षा के प्रावधान हैं वो ज़्यादातर मायने रखते हैं। अब अनुच्छेद का की बात करें, खा की, तो अल्पसंख्यकों जो समुदाय है उसमें धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति हेतु व्यवधान का सामना नहीं किया गया है।
सरकार द्वारा विधिवत शैक्षणिक संस्थाओं हेतु अनुदान में भेदभाव भी नहीं किया गया। भाषागत सुरक्षा की बात करें तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के लिए संरक्षण की बात की गई है। 29 का जो का है उसके तहत कोई भी अल्पसंख्यक या वर्ग अपनी क्षेत्रीय भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। 29 खा में केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे सरकारी संस्थानों में प्रवेश में नहीं रोका जाएगा। चौथा, अगर हम लोग देखें तो कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा के प्रावधान अनुच्छेद 15, 17 और 45 में। अब अनुच्छेद 15 में क्या किया गया है उसको देखते हैं। सामाजिक व शैक्षिक रूप में कमजोर वर्ग के लिए विशेष शिक्षा उपलब्ध कराई गई है। राज्य द्वारा कमजोर वर्ग के लोगों को सामाजिक सम्मान दिए जाने का विशेष अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 17 में अस्पष्टता यानी जो छुआछूत है का अंत समाज या व्यक्ति द्वारा इसे बढ़ावा देने पर कानूनी रूप से दंड व अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 45 की बात करें तो इसके तहत संघीय सरकार के पास यह अधिकार है कि कमजोर वर्ग की सामाजिक एवं शैक्षिक विकास की जिम्मेदारी राज्य के विधिवत है। पांचवा, अगर हम देखें तो प्रारंभिक शिक्षा अनुच्छेद 45 में प्रारंभिक अवस्था में पहले जो हमारा अनुच्छेद का है वो पहले 45 का ही था। ठीक है, 45 में ही था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार था। लेकिन जो अमेंडमेंट हुआ है यानी जो संशोधन हुआ है उसमें क्या किया गया, 45 से हटा तो दिया गया 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का प्रावधान कि वो तो 21 काम में जुड़ गया, लेकिन जो 45 वाला हमारा अनुच्छेद था वो भी तो खाली रह जाता ना। तो इसीलिए क्या किया गया, वहां पे प्रारंभिक अवस्था में छोटे बच्चों की देखभाल और शिक्षा के उपबंध कराने, यानी जो 6 से कम साल के बच्चे हैं उनकी भी देखरेख का जिम्मा किसको, माता पिता को दिया गया, उसकी भी जिम्मेदारी रखता है। फिर कह रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य विधिवत आंगनवाड़ी का गठन करेगा। आप कह रहे हैं अभिभावकों का कर्तव्य, 42वें संविधान संशोधन 1976 को ध्यान में रखकर यह प्रावधान बनाया गया था। अनुच्छेद 45 का जो का है, अभिभावकों या संरक्षक का कर्तव्य होता है कि वे 6 से 14 वर्ष तक के मध्य बच्चों को शिक्षा के अधिकार प्राप्त करवाएंगे। और अभी ये जो प्रावधान है वो हटा दिया गया है। अब माता पिता केवल जो 6 से ऊपर के मतलब 1 से 5 साल तक के बच्चों का ख्याल रखने का माता पिता का कर्तव्य है कि वो उन्हें अच्छा पोषण दे, अच्छा खाना दे, उनकी अच्छी देखभाल करें। उसके बाद अगर हम बात करें धर्मनिरपेक्ष की शिक्षा, अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने तथा उसके प्रति प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 का किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दिए जाने का प्रावधान है। किसी विश्वविद्यालय या विद्यालय में धर्म संबंधी जो पढ़ाई है वो नहीं होगी। अनुच्छेद 28 का खा कहता है कि संस्था किसी ट्रस्ट द्वारा संचालित हो तो ऐसी संस्था को अनुच्छेद 28 का के प्रावधानों की अनिवार्यता से मुक्त होना पड़ेगा। 28 का गा कहता है कि संस्थान विद्यालय तथा विश्वविद्यालय को धर्म उपदेश में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो धार्मिक कार्य में प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक संस्थाओं की स्थापना धार्मिक शिक्षा देने वाली भाषा, लिपि एवं संस्कृति को संरक्षण करने की स्वतंत्रता प्रदान करना। फिर उसके बाद बात करें अनुच्छेद 350 का कहता है भारत के प्रत्येक राज्य में अपनी भाषा की प्राथमिकता प्रदान करने के लिए मातृभाषा में शिक्षा अनिवार्य करना। हिंदी भाषा का प्रचार की बात करें तो अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा को शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। हिंदी भाषा को लिंक लैंग्वेज फॉर द कंट्री भी कहते हैं। हिंदी भाषा को सरकार द्वारा प्रोत्साहित करने का प्रावधान ताकि हिंदी का उचित रूप से विस्तार हो सके। महिला शिक्षा की बात करें तो अनुच्छेद 15 के ए में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं, स्त्री व पुरुष दोनों समान है। 15 का सी के अनुसार स्त्रियों व बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था करने में 50A के प्रावधान में जोड़ी नहीं जाएगी। अनुच्छेद अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 239 और 49, 48 और भी कई सारी शिक्षा संबंधी व देश हितों के प्रति प्रावधान देखने को मिलते हैं। अब ये हमारा एक क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया है। दूसरा 2016 का आता है तो उसमें देखते हैं प्रकृतिवाद क्या है, प्रकृतिवाद ने भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों को कहाँ तक प्रभावित किया है। देखिए, एक तो प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म, दूसरा अगर हम बात करें तो आता है हमारा प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है हमारा प्रयोजनवाद। तो यानी ये दोनों इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपका लक खराब हुआ तो ही नहीं आते। मैं सच बता रही हूँ, इतनी बार रिपीट हुआ है प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद की मैं बता नहीं सकती हूँ। और वाद यानी इज्म जितने भी हैं उसमें से एक इज्म तो आएगा, और बल्कि ये दो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है जहाँ पे प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद आता ही आता है। ठीक है, तो कोशिश यही रहेगी कि ये आए, बाकी तो आपके लक पर निर्भर करता है।
फिर चलिए इसको फटाफट से देखते हैं कि प्रकृतिवाद का अर्थ क्या है। प्रकृतिवाद को अंग्रेजी में नेचुरलिज्म कहते हैं। नेचर का अर्थ होता है प्रकृति, इज्म का अर्थ होता है वाद, इसीलिए इसे प्रकृतिवाद कहते हैं। एल केवल वाक्य की सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया गया है। प्रकृतिवाद को भौतिकवाद या पदार्थवाद की संज्ञा भी दी जाती है। इस दर्शन के अनुसार पदार्थ ही जगत का आधार है, मन भी पदार्थ के रूप है। ठीक है, प्रकृतिवाद के अनुसार केवल प्रकृति ही सब कुछ है, इससे परे या इसके बाद कुछ भी नहीं है। मानव को प्रकृति की खोज करनी चाहिए जो केवल विज्ञान द्वारा ही हो सकती है। प्रकृति के निकट आने पर ही उसका प्राकृतिक जो है क्या होगा, विकास हो सकेगा, यानी स्वाभाविक विकास हो सकेगा। इस प्रकार प्रकृतिवादियों के अनुसार अंतिम सत्ता प्रकृति अथवा भौतिक तत्व है। प्रकृतिवाद आध्यात्मिकता पर विश्वास नहीं करता। प्रकृतिवादी दर्शन मन को पदार्थ के अधीन मानता है। यह विश्वास करते हैं कि अंतिम सत्ता भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। जहाँ के हमारे आदर्शवादी आध्यात्मिकता को ज़्यादा जोर देते थे, लेकिन इनका मानना ये है जो दिख रहा है वही रियलिटी है। ठीक है, इससे परे की दुनिया है ही नहीं, ये प्रकृतिवादी मानते थे। ठीक है, जो इसके जो हम कह सकते हैं मानने वाले थे वो टैगोर जी भी थे। उन्होंने कई सारी चीज़ें बच्चों को बताई प्रकृति से संबंधित, और वो उनका ये भी कहना था कि बच्चे को प्रकृति के साथ खेलने देना चाहिए और प्रकृति ही सारे निर्णय करेगी। लेकिन कुछ आलोचना भी थी और कुछ अच्छी चीज़ें भी थी, कुछ बुरी चीज़ें भी थी, उसको भी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं प्रकृतिवाद को, तो अर्थ को तो समझ लिया, अब हम समझेंगे प्रकृतिवाद की परिभाषाएं क्या है। प्रकृतिवाद पदार्थ या भौतिक तत्व को अधिक महत्व देता है। सबसे पहले हम जैसे को डिफाइन की परिभाषा को डिफाइन करेंगे कि जो प्रकृतिवादी लोग हैं, प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जिसकी प्रमुख विशेष आध्यात्मिकता को अस्वीकार करना है अथवा प्रकृति एवं मनुष्य के दार्शनिक चिंतन में उन बातों की स्थापना देना है, उन बातों को स्थान देना है जो हमारे अनुभवों से परे नहीं है। अब रॉस क्या कहते हैं, तो प्रकृतिवाद एक ऐसा शब्द है जिसका शिक्षा संबंधी सिद्धांतों में उन शिक्षा प्रणालियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो स्कूलों और पुस्तकों पर आधारित होने के बजाय शिक्षार्थी के वास्तविक जीवन को क्रियात्मक रूप से प्रभावित करने का प्रयास करती हैं। देखिए, अगर आपको ये डेफिनेशंस नहीं याद होती हैं तो आप नाम याद कर लीजिए, रॉस और जायसे। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग डेफिनेशंस जरूर दे के आइएगा। मैं बता रही हूँ उसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। कम से कम 4 डेफिनेशंस को आप याद कर लीजिए, किन्हीं 4 मनोवैज्ञानिकों के नाम को याद कर लीजिए एंड देन आप पेपर में लिखिए और ब्लू एंड ब्लैक पेन का प्रॉपर यूज कीजिए, बहुत अच्छे मार्क आएंगे। ओके, तो उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रकृतिवाद के रूप क्या हैं। सबसे पहले हम बात करें तो पदार्थवादी प्रकृतिवाद। पदार्थवादी प्रकृतिवाद के अंतर्गत पदार्थ जगत का अध्ययन किया जाता है, मानव तथा उसके अनुभव संबंधी तथ्यों की व्याख्या की जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में भौतिक विज्ञान आधारित प्रकृतिवाद का कोई विशेष महत्व नहीं रहता। शिक्षा मानव के विकास प्रक्रिया है, भौतिक विज्ञानों की नहीं। अब इसी के जो दूसरा प्रकार है वो कहता है यंत्रवादी प्रकृतिवादी, यानी यंत्रवादी जो प्रकृतिवाद है उनका क्या कहना है। यंत्रवादी प्रकृतिवाद के अनुसार संपूर्ण विश्व एक प्राण विहीन यंत्र है जिसका निर्माण पदार्थ एवं गति के द्वारा हुआ है। शिक्षा में विशेष योगदान दिए जाते हैं इनके द्वारा। आचरणवादी शिक्षा में संबंध, प्रतिक्रिया तथा कुछ करके सीखने के सिद्धांत पर बल देते हैं। इसका तीसरा टाइप है जैविक प्रकृतिवाद, यानी मानव की प्रकृति पर यश परंपरा का प्रभाव अवश्य पड़ता है। जैविक प्रकृतिवाद मानव की प्राकृतिक संवेदनाओं तथा जन्मजात प्रवृत्तियों के पोषण पर भी बल देता है। प्रकृतिवाद के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यह काम करता है कि संसार एक महान यंत्र है, मनुष्य भी इस महान यंत्र का एक भाग है और अपने में पूरा है। मनुष्य की समस्त शक्तियां प्रकृति में रहने से ही परिवर्तित होती हैं। फिर अगर हम बात करें तो जीवन प्राण विहीन पदार्थ से विकसित होता है तथा भौतिक एवं रासायनिक प्रभावों का समूह है। मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार प्रकृति का उच्चतम पशु है, अतः उसके जीवन का सार पाशविकता है, ना कि आध्यात्मिकता। उसके बाद अगर हम देखें तो वास्तविकता केवल सच्ची व्याख्या केवल प्राकृतिक विज्ञानों के द्वारा ही हो सकती है। अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियम संसार की समस्त घटनाओं को स्पष्ट करते हैं। देखिए, जो प्रकृतिवादी थे वो विज्ञान पे तो भरोसा करते हैं पर भगवान जैसी चीज़ों पे नहीं। भगवान का मतलब ये नहीं है कि वो इससे परे, इस जीवन से परे की बात करें कि स्वर्ग नर्क क्या है। उनका मानना यह है कि जो भगवान ने बनाया है, जो दिख रहा है, जो भौतिक तत्व है, वही सब कुछ है। फिर अगर हम बात करें तो अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियम संसार की समस्त घटनाओं को स्पष्ट करते हैं। अंतिम सत्ता भौतिक तत्व है। ईश्वर, अंतरात्मा, मन, परलोक, इच्छा की स्वतंत्रता, नैतिक प्रवृत्तियां, प्रार्थना तथा अमानवीय चमत्कार सब भ्रम है। देखिए है, यहाँ पे भगवान को नहीं माना जा रहा। मानने का मतलब ये है कि उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को माना जा रहा है। जो है वो रियलिटी प्रकृति है, नेचर है, उसके द्वारा ही हम डेवलप हो रहे हैं और जैसा प्रकृति चाहती है हम सब बस वैसा ही करते हैं। हम जो भी कर रहे हैं वो प्रकृति के अनुसार कर रहे हैं। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो भी प्रकृति चाहती है, कुछ सही कर रहे हैं तो भी वो प्रकृति चाहती है। ठीक है, अब हम प्रकृतिवाद की विशेषताओं को देखेंगे। देखिए,
प्रकृतिवाद की विशेषताएं कहती हैं कि प्रकृति की ओर लौटो, यानी प्रकृति जो है उसको अधिक महत्व देते हुए मनुष्य तथा वस्तुओं को भी स्थान दिया है। प्रकृतिवादी शिक्षा की पहली विशेषता प्रकृति की ओर लौटो है। दूसरा अगर हम देखें तो पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करता है, बालक के स्वाभाविक विकास पर बल करता है। आप देखते हैं कि बच्चों के पास इतनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं, वो भूल भी जाते हैं कि उनके पास कोई दुनिया भी है। सोसाइटी में उनको रहना इतने अच्छे से नहीं हो पाता। अगर बच्चा वो चीज़ें बच्चे को किताब में मोटी मोटी किताबों में पढ़ाई जा रही हैं, पर उसे मोरालिटी नहीं आ पा रही है। क्यों? उसे तमीज़ इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि उसने कभी भी नेचर के साथ नहीं रहा या फिर लोगों से ऐसे नॉर्मली प्राकृतिक रूप से बात नहीं की। तो क्या है, इनका मतलब था कि बच्चे के ऊपर बोझ ना लादा जाए। वो जो सीखेगा वो अपने आप सीख लेगा, उसको बस छोड़ दो प्रकृति में, वो जो करेगा खुद करेगा। फिर कह रहे हैं रॉबिन्स क्रूसो के अतिरिक्त और कुछ पढ़ने की अनुमति नहीं है। शिक्षा केवल करके सीखने और निरीक्षण अनुभव द्वारा की जाती है। यानी जो लोग थे प्रकृतिवादी जो थे वो हमेशा ये कहते थे कि देखिए जॉन डेवी भी कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, हम जो भी चीज़ें करके सीखेंगे वो ज़्यादा देर तक चलेंगी, ज़्यादा दिनों तक चलेंगी और हमें लंबे समय तक चीज़ें याद रह सकती हैं। और वो चीज़ें हमेशा बेटर रही हैं बच्चे के लिए जिसमें एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी है, सक्रियता है, या फिर बच्चा पूरे टाइम एक्टिव रहता है जिसमें बच्चे को कुछ सीखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, निरीक्षण की बात हो रही है, अवलोकन की बात हो रही है। तो बच्चा खुद से करके सीखेगा, तो वहाँ पे प्रकृतिवादी सही रहते हैं। और प्रकृतिवादी देखिए बच्चों के पक्ष में बात करते हैं, प्रयोजनवादी भी बच्चों के हित की बात करते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए बात करें प्रकृति से हमारा पॉइंट आता है कि प्रकृतिवादी विकास की स्थितियों के अनुसार शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। फिर कह रहे हैं प्राचीन काल में शिक्षा को ठूसने से प्राचीन शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट था वो ठूसने से था, परंतु आधुनिक युग में या कहें प्रकृतिवादी लोग बालक द्वारा करके सीखने पर अधिक बल देते हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था, गुरु जो महात्मा जो भी ऋषि होते थे, ज़्यादा समझाऊंगी नहीं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो जाएगी। तो महात्मा जो ऋषि थे वो क्या करते थे, बच्चों को ज्ञान देते रहते थे, उनसे पूछते ही नहीं थे कि क्या आ रहा है नहीं आ रहा। बच्चों का कुछ भी थॉट लेने से मतलब नहीं है, बट उन्हें ठूसते रहते थे। लेकिन प्रकृतिवादियों और आधुनिक जो मनोवैज्ञानिक हैं या जो टीचर्स हैं उनका मानना ये है कि बच्चे की एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा तब तक रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो कुछ क्वेश्चन पुट नहीं कर रहा है, तब तक सब बेकार है। पढ़ाना टीचर का बेकार है अगर बच्चा क्वेश्चनिंग नहीं कर रहा है। एक टीचर को अच्छा लग सकता है कि बच्चा कुछ नहीं पूछ रहा, लेकिन अगर नहीं पूछ रहा है तो आपका शिक्षण बेहतर ही नहीं है ना। बच्चे का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो निषेधात्मक शिक्षा, यानी रॉस कहते हैं ये बालक को उस मार्ग पर चलने देती है जो उसे बड़ा होने पर यह सत्य की ओर ले जाएगा। यह मार्ग बालक को उस समय अच्छाई की ओर ले जाएगा। अच्छाई पहचानने की योग्यता में भी सहायता प्रदान करती है, जो हमारी प्राकृतिक यानी प्रकृतिवाद की जो शिक्षा है। बालक की केंद्रीय स्थिति, शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र बालक को माना गया है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड है। जन्मजात शक्तियाँ, रुचियाँ, विभिन्न क्रियाओं को विकसित करना, यानी बच्चे के अकॉर्डिंग जो भी बच्चे की जरूरत है उनके अकॉर्डिंग काम करता है। बालक की स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्र वातावरण में ही स्वाभाविक विकास हो सकता है। और बच्चा जब एक्सप्लोर करेगा, कुछ देखेगा इधर उधर, है ना, तो ही वो चीज़ों को अच्छे से कर सकता है। किसी चीज़ के दबाव में कोई चीज़ नहीं की जा सकती है ना। वो कर तो लेगा लेकिन उसे आएगा नहीं, वो सीख नहीं पाएगा। शिक्षक ऐसा वातावरण उत्पन्न करे बालक स्वयं विकसित हो जाए। ठीक है, तो ये किसका काम है, एक टीचर का काम है। फिर अगर हम बात करें तो इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है, जो हमारा है सुनना, बोलना, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हम जिन चीज़ों को देख रहे हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं उनके प्रशिक्षण का आप समझ ही पा रहे होंगे। सुनना, देखना या फिर सूंघना, टेस्ट करना, है ना, टच करना, तो ये सारी चीज़ें क्या है, उनके प्रशिक्षण पे उनको क्या किया जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए, ट्रेन किया जाए, ताकि उनके सुनने की क्षमता, उनके बोलने की क्षमता, उनके पढ़ने की लिखने की क्षमताएं हैं वो अच्छे से विकसित हो सकें। अब देखिए कह रहे हैं क्योंकि इंद्रियां ज्ञान के द्वार होती हैं। हम कुछ भी सीखेंगे, हमने देखा, किसी वस्तु को देखा, कुछ सुना तो क्या हुआ, या फिर कुछ टेस्ट किया तो हमें पता चला ना कि इस नेचर में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी वर्क कर रही हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसका अगर प्रशिक्षण होगा, अच्छे से एक्टिव होंगी वो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब प्रकृतिवाद के उद्देश्यों की बात करें तो मानव यंत्र को पूर्ण बनाना, यानी इस प्रकार व्यवहार को विकसित करना कि वह एक कुशल यंत्र की भांति कार्य कर सके। अब रॉस की डेफिनेशन अगर आपको याद होगी, मैंने अभी ऊपर करवाई है, तो उसको यहाँ से देख के लिख लीजिएगा। अब कह रहे हैं तो वर्तमान तथा भावी प्रसन्नता व सुख की प्राप्ति, मानव का लक्ष्य प्रसन्नता तथा सुख की प्राप्ति है।
बालक की मूल प्रवृत्तियों का शोधन, उचित दिशा में मार्गीकरण करना, और उसके बाद अगर हम बात करें तो जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना। अब आप बोलेंगे कि आपने तो बहुत लंबा लिख दिया, मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे लिखना है। आप हेडिंग वाइज हेडिंग याद कर लीजिएगा, उसके बाद अपने विचारों को रखिएगा और आपको पता तो चल ही गया होगा कि प्रकृतिवादियों के विचार क्या थे। तो आप अपने विचार रखिए प्रकृतिवादियों के साथ में, ठीक है, इसकी कोई टेंशन नहीं। अगर चाहिए तो ये कंटेंट भी आप वहां लिख सकते हैं। डार्विन के अनुसार विकास निम्न स्तरों में होता है। डार्विन उन स्थितियों का विकास जीवन संघर्ष के लिए तैयार करके जीवित रहने योग्य बना देते हैं। अगर हम बात करें तो प्राकृतिक विकास यानी शारीरिक क्षमता तथा व्यक्तिगत विभिन्नता प्राकृतिक प्रवृत्तियों को स्वतंत्र रूप से विकसित करना बताता है कौन? प्रकृतिवाद। उसके बाद अगर हम बात करें तो वातावरण के साथ अनुकूलन की बात करता है। प्रत्येक व्यक्ति में परिस्थितियों के अनुकूल बनने की शक्ति होती है। लेमार्क कहते हैं बालक को शिक्षा द्वारा वातावरण तथा परिस्थितियों के साथ अनुकूलित किया जा सकता है। अब प्रकृतिवाद के दोष क्या है? एकांगी तथा असंतोषजनक है, यानी स्वाभाविक विकास जोरों से होता है। यदि बालक को प्रकृति की गोद में ही रखकर विकास किया जाए तो मानवीय गुण प्रस्फुटित नहीं होंगे। कुल मिला के ये कहने का मतलब है कि स्वाभाविक विकास चलिए बहुत तेजी से होगा, लेकिन अगर खाली प्रकृति की गोद में उसे छोड़ दिया जाएगा तो उसका नुकसान भी हो सकता है। पता नहीं कौन सी चीज़ कैसा रिएक्ट करे, क्योंकि प्रकृति में हर चीज़ तो ऐसे ही नहीं देखी जा सकती ना। बच्चे को पहले ज्ञान तो होना चाहिए कि ये चीज़ ऐसे वर्क करती है। तो ये इसके दोष हैं। अगर बात करें तो वर्तमान उपयोगिता पर बल, जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। जब तक बालक के सामने कोई अंतिम लक्ष्य ही नहीं होगा तो संतोष का अभाव रहेगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं पुस्तकों की अवहेलना। तो अगर हम बात करें तो शिक्षा क्रियाओं तथा अनुभव पर आधारित हो। क्रियाएं, पुस्तकें तथा निर्देश सभी शिक्षा की उपयुक्त पद्धतियां हैं। केवल पुस्तकों की अवहेलना करना ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो विधियां हैं, जो प्रशिक्षण का कार्य है, जो भी चीज़ें हैं वो भी ज़रूरी और बहुत मायने रखती हैं, जिससे कि बच्चे पहले सीख जाते हैं कि हमें एक्चुअली में कैसा बर्ताव करना है। जब वो उस चीज़ के बारे में जानते होंगे तो वो प्रकृति के साथ भी तालमेल बैठा लेंगे। शारीरिक शिक्षा पर अधिक बल। शारीरिक विकास नहीं होगा तब तक नैतिक तथा मानसिक विकास नहीं हो सकता। फिर अगर हम बात करें समाज विरोधी, प्रकृतिवाद बालक के प्राकृतिक विकास के लिए उसकी समस्त शिक्षा को उसकी प्रकृति प्रवृत्तियों पर आधारित करके वातावरण की अवहेलना करता है। यानी ये क्या कहता है कि जो चीज़ें हैं वो प्रकृति प्रदत्त हैं, तो ये क्या कर रहा है, वातावरण की अवहेलना की जा रही है, जिससे कि बालक जो है वो केवल प्रकृति में ही रह जाएगा सीमित, उसे सामाजिकता तो कभी आएगी ही नहीं, है ना। अब प्रकृतिवादी के गुण की बात करें तो बाल मनोविज्ञान का विकास, यानी बाल केंद्रित प्रणाली मानी गई है। बालक को उसकी प्रवृत्तियों, भावों, उद्योगों के अनुसार विकसित होने पर बल दिया जाता है। अब अगर हम बात करें तो अनुभव प्रधान पाठ्यक्रम पर बल दिया जाता है। प्रकृतिवादी विषय प्रधान पाठ्यक्रम के विरुद्ध अनुभव प्रधान पाठ्यक्रम का समर्थन करता है। समाज तथा समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन, समाज तथा समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन का जन्म प्रकृतिवाद से ही हुआ है। विज्ञान के महत्व द्वारा उचित विकास करने पर जोर देता है। शिक्षण पद्धतियों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण देन है। प्रकृति के अनुरूप विकसित होने पर बल देता है प्रकृतिवाद। डाल्टन, मॉन्टेसरी निरीक्षण आदि इन्हीं की देन है। जो मॉन्टेसरी हैं, जो डाल्टन है, जो निरीक्षण पद्धति है वो इन्हीं लोगों की देन है। फिर अगर हम बात करें, और जो डाल्टन थे, जो मॉन्टेसरी थे, वो प्रकृतिवादी ही थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो अनुशासन के क्षेत्र में दमन का विरोध, अनियंत्रित स्वतंत्रता, बालक अपने किए का फल भोगेगा। आधुनिक शिक्षा में बालक की स्वतंत्रता प्रकृतिवाद की ही देन है, ठीक है, क्योंकि मिक्सचर चलता है हमारा। जो प्रयोजनवाद है वो तो काम कर ही रहा है, लेकिन हमारी जो शिक्षा पद्धति है ना वो थोड़ा थोड़ा लेके, सबसे थोड़ा थोड़ा लेके मिश्रित है एक तरीके से। उसमें जो विधियां यूज की जा रही हैं वो मिश्रित रूप से प्रयोग की जा रही हैं, और जो स्वतंत्रता का भाव है वो प्रकृतिवाद से ही आया है। अब शिक्षा में प्रकृतिवाद की बात करें तो प्रकृतिवाद का अर्थ ऐसी शिक्षा व्यवस्था से है जिससे बालक अपनी प्रकृति के अनुसार विकसित होते रहें। प्रकृतिवादी आंदोलन को शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभ करने का श्रेय बेकन और कॉमेनियम को है। उसके बाद हम बात करें तो प्रकृतिवाद तथा शिक्षक स्वाभाविक रूप केवल उसी समय स्वतंत्र क्रियाओं में बाह्य बाधा उत्पन्न ना हो। मतलब स्वाभाविक विकास जो शिक्षक हैं वो क्या करें, स्वाभाविक रूप से विकसित होने में उनकी मदद करें, केवल उसी समय जिस समय उनको ज़रूरत हो उस समय उसकी मदद करें, और स्वतंत्र क्रियाओं में बाह्य बाधा उत्पन्न ना करें, ठीक है। वो अपने आप काम करें, बस जहाँ उन्हें ज़रूरत पड़े वहाँ पे उनकी हेल्प करें। बालक की सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका प्रकृति ही है। उनको खुद से करके सीखने दें, जहाँ पे उनकी ज़रूरत महसूस हो शिक्षक की, वहाँ पे वो कार्य करें। शिक्षक को चरित्र निर्माण हेतु समय समय पर आदेश देकर प्रभुत्व जमाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। मतलब ये मत करो, वो मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक फैसिलिटेटर का काम करना है प्रकृतिवादियों के अनुसार एक शिक्षक को। प्रकृतिवाद बालकों को पूर्ण रूप से प्रकृति को समर्पित करता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रकृतिवादी में जो शिक्षण की पद्धतियां हैं उनको भी देख लेते हैं। बालक को परोक्ष रूप से एक ही पद्धति द्वारा एक ही प्रकार की पाठ्य पुस्तकों का ज्ञान सामूहिक रूप से नहीं बताता है, क्योंकि शिक्षण पद्धतियों का खंडन करता है। नवीन शिक्षण पद्धतियों का जन्म आधार जो हमारी
प्रकृतिवाद के जो समर्थक हैं उन्होंने क्या कहा है कि करके सीखने पर बल देता है, अनुभव द्वारा सीखने पर बल देता है और खेल द्वारा सीखने पर बल देता है। और ये तीनों ही जो विधियां हैं वो आज वाली शिक्षा पद्धति में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और तीनों ही प्रकृतिवाद की देन है। ठीक है, अब हम देखते हैं, तो ये हमारा निपट गया दूसरा क्वेश्चन। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन जो कि हमारा 2016 में आया हुआ है। शिक्षा के निजीकरण से आप क्या समझते हैं, हमारी शिक्षा प्रणाली पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो हम देखते हैं शिक्षा का निजीकरण। इसमें बताया गया है कि शिक्षा के निजीकरण ने समाज के उच्च वर्ग के स्वार्थ के लिए अमीरों और गरीबों के बीच विषमता को बढ़ाने का काम किया है। निजी क्षेत्र तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने में भी रुचि लेता हुआ जान पड़ता है। इसमें से कुछ संस्थान विभिन्न मतों पर छात्रों से लाख रुपए लेकर भी उन्हें बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पाते हैं। यह शिक्षा के निजीकरण के मूल उद्देश्य को मात देता है। निजीकरण का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। सन 1960 ईस्वी में पीटर एफ ड्राकर द्वारा सर्वप्रथम अपनी द एज ऑफ डिस्कॉन्टिन्यूटी सॉरी, ये हिंदी में कुछ लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, इंग्लिश में इसको लिख लीजिएगा। द एज ऑफ डिस्कॉन्टिन्यूटी में निजीकरण शब्द का प्रयोग किया जाने का संदर्भ मिलता है। फिर अगर हम बात करें तो 1979 में ग्रेट ब्रिटेन में श्रीमती थैचर के समय में अनेक सरकारी उपक्रमों का निजीकरण किया गया। तत्पश्चात यह प्रक्रिया पश्चिमी जो जर्मनी, फ्रांस, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड तथा ब्राजील आदि देशों में प्रारंभ हुई। भारत में सन 1991 ईस्वी में अपनाया गया। निजीकरण के उपरांत उद्योग, व्यापार तथा शिक्षा के क्षेत्र में इस विचार को शीघ्रता से व्यापारिक रूप से प्रदर्शित किया जाने लगा। अधिक कहने से पूर्व आवश्यक है कि निजीकरण का अर्थ स्पष्ट किया जाए। ठीक है, अब देखिए निजीकरण का अर्थ क्या है। तो निजीकरण का अर्थ होता है, निजीकरण का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पूर्व में सरकार द्वारा संचालित या प्रतिबंधित संस्थाओं को किसी निजी उद्यमी अथवा संस्था को चलाना, प्रबंधन हेतु हस्तांतरित कर दिया जाता है। अब देखिए कह रहे हैं, कुछ इनकी परिभाषाओं को देखते हैं। तो एन के घोड़के उन्होंने कहा है कि सामान्य यह शब्द उस प्रक्रिया से संबंधित है जो किसी देश की आर्थिक गतिविधियों में राज्य अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश को कम करती है। एन अग्रवाल कहते हैं, साधारण बोलचाल की भाषा में निजीकरण का अर्थ है उद्यमों का स्वामित्व सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र या निजी कंपनियों में बदल जाना। यह स्वामित्व का हस्तांतरण पूरे सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों अथवा उसके एक भाग के लिए हो सकता है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि स्वामित्व का हस्तांतरण, स्वामित्व के बिना नियंत्रण का हस्तांतरण, राष्ट्रीय आर्थिक गतिविधियों से सरकारी निवेश को कम करना, सरकारी उपक्रमों के कार्य में प्रबंधन संबंधी सुधार लाना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये आप हेडिंग याद कर लीजिएगा, इसके अंदर भी आप अपने आप से फिल कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें तो निजीकरण के उद्देश्य, यहाँ पे मैंने कुछ हेडिंग्स ही दे दी हैं, आप इसके अंदर खुद ही लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इतना लंबा मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी, बट इसमें आप खुद से लिख लीजिएगा कि कार्य क्षमता में सुधार, उत्पादन में वृद्धि, क्षति से बचाव, राष्ट्रीय घाटे को कम करना, फंड प्राप्त करना, सब्सिडी का कम करना। फिर अगर हम बात करें अतः निजीकरण का मुख्य उद्देश्य आर्थिक सुधार द्वारा आर्थिक विकास करना है। अगर अब हम बात करें तो निजीकरण में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, निजी क्षेत्रों में अक्षमता, वित्तीय समस्याएं, मालिक एवं श्रमिकों के बीच अच्छे संबंधों का अभाव, सार्वजनिक क्षेत्रों के निष्पादन में सुधार, प्रतियोगी वातावरण का अभाव। शिक्षा में निजीकरण के प्रभाव की अगर हम बात करते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा राज्यों का उत्तरदायित्व है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति में ऐसी योग्यता एवं कौशलों का विकास किया जा सके कि वे एक उत्तरदायी तथा सहयोगी नागरिक बन सके। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में विभिन्न स्थानों पर शिक्षा के क्षेत्र में संस्थाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है तथा शिक्षा में सुधार हेतु अनेक आयोगों, विश्वविद्यालय आयोगों और माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग इत्यादि का गठन भी हुआ है। नई शिक्षा नीति तैयार की गई, किंतु स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती है तथा वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त व्यवस्था के कारण घटती हुई गुणवत्ता को देखते हुए यह विचार किया जाने लगा है कि शिक्षा का निजीकरण कर दिया जाना चाहिए। आज पूर्व प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर की निजी शिक्षा संस्थाओं के साथ साथ अनेक निजी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय भी खोले जा रहे हैं। सरकार के द्वारा संस्थाओं को स्ववित्त पोषित मान्यता देने की अवधारणा में निजीकरण को तेजी से पंख पसारने के अवसर प्रदान कर दिए हैं। चिकित्सा, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन तथा अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में निजी संस्थाओं की बाढ़ सी आ गई है। अब देखिए निजीकरण से, शिक्षा में निजीकरण से लाभ क्या क्या है उनको देखते हैं। तो सबसे पहले आता है शिक्षा में गुणात्मक सुधार। सरकार द्वारा संचालित एवं संपोषित शिक्षा संस्थाओं की दयनीय स्थिति गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है और समुचित जो व्यवस्थाओं में
ना होने के कारण इनका शैक्षणिक स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। कुछ निजी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जा रही है गुणवत्तापरक शिक्षा के निजीकरण के संपत्ति को वैचारिक समर्थन प्रदान किया है। अब हम बात करें तो वित्तीय समस्याओं का समाधान। आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण देश में विद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर आवश्यक भवनों का अभाव है। प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा पर शिक्षकों का अभाव, वहाँ ना तो पर्याप्त संख्या में कंप्यूटर है और ना ही उसे सिखाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षक हैं। वित्तीय समस्याओं के समाधान का एकमात्र विकल्प संस्थाओं के हाथों सुपुर्द करना है। शिक्षकों की योग्यता का समुचित प्रयोग। अगर हम बात करें तो सरकारी शिक्षक अपने कार्य के प्रति उदासीन हो गए हैं। आज उनकी रुचि शिक्षण कार्य में नहीं वरन वेतन में है। ऐसा नहीं है कि सरकारी शिक्षक में योग्यता एवं क्षमताओं का अभाव है तो कर्तव्य निष्ठा, प्रोत्साहन, उचित प्रशिक्षण एवं उपयुक्त वातावरण का, जिसके कारण उनकी क्षमताओं का उचित लाभ विद्यार्थियों को नहीं मिल पाता है। चौथा बात करें तो कार्य संस्कृति का विकास। शिक्षा पर दलगत राजनीति का व्यापक प्रभाव दिखाई पड़ता है। पढ़ने पढ़ाने का कोई वातावरण ही नहीं रहा है। विचारकों का मत है कि इन समस्याओं का समाधान शिक्षा के निजीकरण से ही हो सकता है। उनमें कार्य संस्कृति का विकास किया जा सकता है, क्योंकि इससे वही लोग सेवा में रह सकेंगे जिनमें अपने कार्य के प्रति लगाव होगा। पांचवा बात करें तो नियंत्रण एवं प्रशासन की समस्या का समाधान। संविधान में शिक्षा की जिम्मेदारी राज्यों को सौंपी गई है, जिसके कारण नवीन संस्थाओं को खोलना, पाठ्यक्रम तैयार करना, उसमें संशोधन करना, पाठ्य पुस्तकों का लेखन एवं बिक्री सभी के कार्य के लिए अनुमति सरकार से ही लेनी होती है। शिक्षा को उपयोगी एवं उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए शिक्षा का निजीकरण किया जाना आवश्यक है। उसका अगर हम बात करें तो भ्रष्टाचार समाप्त करना, छात्रों के प्रवेश से लेकर अध्यापकों की नियुक्ति तक एवं शिक्षण संस्थाओं के लिए आवश्यक उपकरणों एवं पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों को खरीदने का मामला हो, कहीं भी ईमानदारी नहीं दिखाई देती है। ऐसी परिस्थितियों से छुटकारा पाने का एक ही तरीका शिक्षा का निजीकरण ही हो सकता है। बेरोजगारी को दूर करना। भारत में समय समय पर गठित आयोग द्वारा शिक्षा की व्यवसायीकरण का सुझाव दिया जा सकता है। व्यवसायीकरण से तात्पर्य शिक्षा को व्यवसाय उन्मुख शिक्षा के लिए तत्संबंधी ज्ञान वाले योग्य अध्यापकों, यंत्रों एवं अन्य आवश्यक संस्थाओं का सरकारी संस्थाओं में अभाव देखने को मिलता है। अगर अब हम बात करें तो विकासशील जो देश हैं, जो विकसित देश हैं, उनके उदाहरण देखिए। यहाँ पे आता है कि विश्व के विभिन्न देश अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस इत्यादि ने शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण की नीति को अपनाया है। निजीकरण से शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रतिस्पर्धा होती है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता भी बनी रहती है। शिक्षा में निजीकरण की हानियों की बात करें तो निजीकरण शिक्षा में गुणात्मक सुधार की दृष्टि से जो है और भी आवश्यक है, या फिर कह सकते हैं अत्यंत आवश्यक है, किंतु इसके विरोध में भी कुछ तर्क दिए गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो तर्क दिए गए हैं, जो हानियां हैं, उनको भी हम फटाफट से देख लेते हैं कि शिक्षा राज्य का दायित्व है, यानी भारतीय संविधान में शिक्षा की जिम्मेदारी राज्यों को सौंपी गई है। राज्य सरकारों ने शिक्षा को अन्य उत्पादक मानकर उसका उत्तरदायित्व स्थानीय स्वायत्ता जो शासी हैं संस्थाओं पर छोड़ दिया है। इस प्रकार प्रारंभिक शिक्षा के विकास की जिम्मेदारी से केंद्र और राज्य सरकारें मुक्त हो गई हैं। जहां तक प्राथमिक शिक्षा का संबंध है, संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 21 का में यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि राज्य 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। उसके बाद हानि क्या है? अधिक महंगी। निसंदेह कुछ निजी विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय उच्च स्तर की गुणवत्ता पर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, परंतु शुल्क जो संरचना है अत्यधिक महंगी होने के कारण उनका लाभ केवल अभिजाव्य यानी जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं उन तक ही सीमित रह जाता है। यानी उच्च विश्वविद्यालय में वही बच्चे पढ़ सकते हैं जिनके पास अच्छा पैसा है। ठीक है। तीसरा की अगर हम बात करें तो शिक्षकों के शोषण की अधिक संभावना। शिक्षा के निजीकरण से अध्यापकों के शोषण की संभावना बढ़ गई है। वर्तमान निजी संस्थाएं इसका उदाहरण है। इनमें शिक्षकों से काम अधिक लिया जाता है और वेतन कम दिया जाता है, जैसे आप प्राइवेट स्कूलों में देखते ही होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण से इस प्रकार की अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिनसे शिक्षा में गुणात्मक सुधार की अपेक्षा गिरावट की संभावना अधिक बढ़ जाएगी और शिक्षक अपने को असंतुष्ट और असुरक्षित महसूस करेंगे। तो ये हमारे हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन, जिसमें आता है भारत के शैक्षिक अवसरों की असमानता के विविध रूपों की चर्चा कीजिए। भारत सरकार द्वारा शैक्षिक अवसरों में समानता बढ़ाने के उपायों का वर्णन कीजिए। फिर आता है भारत में शैक्षिक अवसरों की असमानता। समाज में व्याप्त असमानता को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा अनेक कल्याण योजनाओं को प्रारंभ किया गया है। देश के केंद्रीय व राज्य सरकारों के कार्यालयों व सार्वजनिक क्षेत्रों में अनेक स्थानों को विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया गया था। विकलांग को 3%
आरक्षण दिया गया तथा इनके लिए कुछ विशेष रोजगार कार्यालय खोलकर इन्हें रोजगार दिलाने में सहायता प्रदान की गई। फिर कह रहे हैं सरकार के द्वारा मानव संसाधन विकास योजना में इस बात का प्रयास किया गया कि इस प्रकार के व्यक्ति को भी समाज के लिए उपयोगी बनाया जा सके। अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं तथा संगठनों ने भी इस कार्य के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए अनेक व्यावसायिक केंद्र व विद्यालय इन संगठनों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। चौथी व पांचवी पंचवर्षीय योजना में विकलांगों की सहायतार्थ अनेक योजनाओं व कार्यक्रमों का आरंभ किया गया था तथा राष्ट्रीय स्तर की अनेक संस्थाएं खोली गईं। राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग और संस्थान कोलकाता, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें खोली गई हैं। अलियावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान मुंबई व राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान हैदराबाद आदि संस्थाएं इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। अपंग व्यक्तियों के लिए कृत्रिम अंग बनवाने के निगम की स्थापना भी भारत सरकार के द्वारा पहले ही की जा चुकी है। विकलांग जो छात्र हैं, छात्रों को 8वीं कक्षा तक राज्य सरकार से तथा 9वीं कक्षा से आगे केंद्रीय सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। 1975-76 में एकीकृत बाल कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण, आदिवासी व शहरी क्षेत्रों में जो हमारे क्षेत्रों में हमारे जो निचले वर्ग के जो बच्चे हैं और गर्भवती जो महिलाएं हैं उनके लिए सेवा प्रदान करना। इस कार्यक्रम में पूरक भोजन को भी स्थान दिया गया। कमजोर वर्ग के बालकों को स्वास्थ्य संबंधी जो भी सुरक्षा है उसको प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बालकों के लिए अनौपचारिक विद्यालय, पूर्ण शिक्षा व अशिक्षित माताओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का विकास भी इन कार्यक्रमों का अंग है। महिलाओं की दशा को भी पुरुषों के समान भागीदार बनाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा तथा प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को शिक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए भी अनेक कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। फिर अगर हम लोग देखें तो आता है हमारा भारत में शैक्षिक अवसरों की असमानता के प्रमुख कारण। भारत लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के साथ साथ अनेकों विभिन्नताओं वाला देश है। भारत की आंतरिक विभिन्नताओं का एक दुष्परिणाम सभी को शिक्षा के समान अवसरों की असमानता ना मिल पाना है, अर्थात शैक्षिक अवसरों की असमानता है। भारत में जहाँ एक ओर विद्यालयों की उपलब्धता को लेकर असमानता है, तो वहीं दूसरी ओर विभिन्न स्तरों के विद्यालयों के कारण ही शैक्षिक अवसरों की असमानता पाई जाती है। भारत में विद्यार्थियों की शिक्षा जाति, लिंग, धर्म, क्षेत्र, आर्थिक कारणों से प्रभावित होती रही है। भारत की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था पर असमानता का असर विद्यमान है। भारत में शैक्षिक अवसरों की असमानता के प्रमुख कारण एवं स्रोत निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है कि भौगोलिक कारण से कुछ क्षेत्रों में विद्यालय तक पहुंचना संभव नहीं है। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों का अलग अलग परिवेश होना, एक ही क्षेत्र में विभिन्न स्तर एवं गुणवत्ता के विद्यालय का होना, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण न होना, निर्धनता, सामाजिक स्तरीकरण इत्यादि। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो समाज के विभिन्न वर्गों में शैक्षिक असमानता को दूर करने के उपाय। सबसे पहला हमारा आता है कि अंतर सांस्कृतिक व अंतर मूल जातीय शिक्षा को अंतरवर्गीय शिक्षा के नाम से जानना चाहिए। इस शिक्षा के अंतर्गत जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनीतिक सभी प्रकार के अवरोधों को दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। अंतरवर्गीय शिक्षा का प्रारंभ प्राथमिक कक्षाओं से ही प्रारंभ किया जाना चाहिए, जिससे बालकों से प्रारंभ से ही विभिन्न तत्वों के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सके। उसके बाद हम लोग देखें जो शिक्षक अंतर्वर्ग शिक्षा से जुड़े हुए हों उन्हें ही यह काम सौंपा जाना चाहिए, तथा जो शिक्षक इस शिक्षा को प्रदान करने के लिए इच्छुक ना हो उन्हें इससे अलग रखना चाहिए या फिर अलग करना चाहिए। उसके बाद बात करें तो तनाव उत्पन्न करने वाले तत्वों का अध्ययन निकटवर्ती वर्गों के द्वारा किया जाए। इस वर्ग के विद्यार्थियों की मानसिकता का अध्ययन करके यह जानने का प्रयत्न किया जाना चाहिए कि उन्हें कौन कौन सी बातें सिखानी आवश्यक हैं। अंतर्वर्ग के प्रति मानसिकता व मनोवृत्तियों को बदलने के लिए आवश्यक परिस्थितियों तथा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, जिसमें चलचित्र, रेडियो, नाटक, टीवी यात्राएं, वाद विवाद कार्यक्रम, समारोह आदि कार्यक्रमों को रखा जाए। इन कार्यक्रमों से हुए परिवर्तनों को जानने के लिए अभिक्षेप पद्धति, प्रत्यक्ष निरीक्षण आदि विधियों को प्रयोग में लाना चाहिए। इस वर्ग की शिक्षा कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए स्थानीय वर्ग की शिक्षा के कार्यक्रम के साथ मिला देना चाहिए। समाज का ये प्रमुख कर्तव्य है कि वह समाज में उन परिवर्तनों को स्वीकार करने में तैयार व इच्छुक रहे जो इस वर्ग के छात्रों में सुधार करके समाज में आएगा। शैक्षिक अवसरों की समानता के उपायों की अगर हम लोग बात करें तो समानता और न्याय पर आधारित समाजवादी व्यवस्था के निर्माण के लिए सामाजिक पुनर्गठन की आवश्यकता है। इसके लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करनी होगी जो सभी को शैक्षिक अवसरों की समानता सुनिश्चित करे। शैक्षिक अवसरों में समानता लाने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं।
परंतु उनसे कोई विशेष सफलता नहीं मिली है। आवश्यकता इस बात की है कि शैक्षिक विषमताएं दूर करने वाले कारणों को पहचानने तथा उनके प्रभाव को कम करने के लिए उचित कदम उठाने के प्रयास निरंतर होते रहे। फिर अगर हम लोग बात करें तो नई शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत नवोदय विद्यालय इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए खोले गए हैं। मुक्त विश्वविद्यालय भी उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ रहे हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग तथा लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रामीण शहरी असंतुलन को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। बालवाड़ी, शिशु जो परिचारक केंद्र, आंगनवाड़ी, आश्रम विद्यालय, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र आदि प्रौढ़ शिक्षा केंद्र वंचित वर्ग के लिए शिक्षा प्राप्ति में वरदान सिद्ध हो रहे हैं। शैक्षिक समानता लाने के लिए कुछ उपाय हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें तो यथासंभव छात्रों के घर के पास शिक्षा संस्थाएं स्थापित की जानी चाहिए। छात्रावास यानी जो हमारे हॉस्टल वगैरह हैं, सुविधाओं को बढ़ाया जाना चाहिए। छात्रों को यातायात साधन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखें तो निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियों अधिक संख्या में दी जानी चाहिए। शैक्षिक विकास की स्पष्ट व समान नीति तैयार की जाए। उसके बाद अगर हम बात करें तो शिक्षण शुल्क पूर्ण रूपेण समाप्त कर देना चाहिए। पुस्तकें, गणवेश यानी जो ड्रेस है, स्टेशनरी तथा जो हमारा स्कूल अल्पाहार है निःशुल्क तथा पर्याप्त दिया जाना चाहिए। दिवा अध्ययन केंद्र खोले जाने चाहिए। अभिभावकों में शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना चाहिए। जीवन के अन्य आदर्शों की तरह शैक्षिक अवसरों की पूर्ति, समानता की प्राप्ति कदाचित असंभव ही है। फिर भी उपयुक्त वर्णित उपाय शिक्षा में समान अवसरों की प्राप्ति की दिशा में कुछ न कुछ उपयोगी आवश्यक रूप से सिद्ध होंगे। तो ये हमारा क्या है, हमारा चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे जो भी चीज़ें हैं ये आपका आ जाता है, जो क्वेश्चन है आपका 2017 का है आई थिंक ये, हाँ तो आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं 16 के, 17 के और 18 के सॉल्व करवा रही हूँ। मैंने यहाँ पे मेंशन करना भूल गई हूँ कि ये 17 का है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं कि विद्यालय शिक्षा के लिए नहीं, ये नहीं है, ये 16 का ही है, ठीक है। तो 16 में क्योंकि ऑप्शन आते हैं, हाँ ये 16 का ही है। तो विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की प्रमुख बातों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आता है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का स्वरूप। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा परीक्षण परिषद का मानना था कि कोई भी पाठ्यक्रम पूर्ण एवं निश्चित नहीं होता है। समय की धारा के परिवर्तन के साथ पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। तत्कालीन NCERT नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के अध्यक्ष ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 को प्रस्तुत किया। उसके बाद बात करें जिसमें राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 1988 एवं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2000 के विषय को परिमार्जित, क्रमबद्ध एवं सुसंगठित रूप से प्रस्तुत किया। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो जो हमारा पाठ्यक्रम है, मतलब ये जो है हमारा क्या कहते हैं उसको, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, तो उसमें ये बात कही गई है कि बिना बोझ के, अगर कोई कहे कि वो किस पे आधारित है, तो सबसे पहले बात की गई है जो यशपाल की जो कमेटी की जो रिपोर्ट थी, बोझ के बिना सिखाने की जो प्रक्रिया है उसका समावेश, यानी बच्चे के बस्ते का जो वजन है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना में प्रमुख रूप से इस प्रक्रिया पर विचार किया गया जिसमें छात्र अध्ययन कोई बोझिल अनुभव ना करे, छात्र अध्ययन प्रक्रिया के प्रति उदासीन ना होकर रुचि प्रदर्शित करे। भाषाई शिक्षा का समावेश की बात करें तो मातृभाषा, राष्ट्रीय शिक्षा तथा विदेशी भाषाओं को उनकी आवश्यकता के अनुरूप महत्व प्रदान किया गया है। पूर्व प्राथमिक स्तर पर अनुदेशन की मातृभूमि रूप में स्वीकार किया गया है। अनुदेशन के माध्यम की बात करें तो विद्यालय प्रवेश के 2 वर्ष तक अनुदेशन का माध्यम मातृभाषा ही आवश्यक है, जिससे कि छात्र को प्रारंभ में से ही अध्ययन के प्रति अरुचि उत्पन्न ना हो और कुंठा की भावना उत्पन्न ना हो जाए। धर्मनिरपेक्षता की समावेश, यानी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में धार्मिक शिक्षा को किसी भी व्यवस्था में स्वीकार नहीं किया गया है, अतः राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 में धर्मनिरपेक्षता की दशा को स्वीकार किया गया है। सामाजिक भावनाओं का समावेश, सामाजिक आकांक्षाओं का समावेश करके सामाजिक विकास को प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक समाज शिक्षा एवं शिक्षालयों द्वारा ही अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। विषयों को सामाजिक अध्ययन में स्थान प्रदान किया गया है। छात्रों का स्वतंत्र विकास का प्रावधान किया गया है। छात्रों को परीक्षा के बोझ से मुक्त करते हुए मानसिक परीक्षण एवं सत्य परीक्षण का प्रावधान किया गया है, जिससे छात्र में परीक्षा देने की रुचि का विकास हो सके। रुचिपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो पाठ्यक्रम छात्रों की नीरसता की भावना उत्पन्न न हो, इस प्रकार पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था रुचिपूर्ण होनी चाहिए। अब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो संरचना है 2005, उसके उद्देश्य क्या क्या हैं? तो प्रत्येक योजना, कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम से पूर्व उद्देश्यों का निर्धारण आवश्यक होता है, जिससे कि पाठ्यक्रम का मूल्यांकन किया जा सके। सबसे पहले होता है कि राष्ट्रीय विकास। तो राष्ट्रीय विकास क्या है? पाठ्यक्रम एवं शिक्षा व्यवस्था में एक रूपता, एक उद्देश्य को ही प्राप्त करने का प्रयास। 2005 का
का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय विकास शिक्षा ही वह मूल मंत्र है जिसके द्वारा यह प्राप्त किया जा सकता है राष्ट्रीय विकास को उच्च सीमा तक पहुंचाना। छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि का विकास करना। प्रत्येक स्तर पर छात्र की क्षमता एवं रुचि को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का स्वरूप निर्धारित किया गया है जिससे छात्र अध्ययन में रुचि ले तथा शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक को सहयोग प्रदान करे। उसके बाद बात करें तो मानवीय मूल्यों का विकास। प्राथमिक स्तर से ही मानवीय मूल्यों को उचित विकास करना माना गया है क्योंकि भारतीय दर्शन एवं शिक्षा में मानवता एवं नैतिक को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। प्रत्येक छात्र में परोपकार, प्रेम, संयोग, दान एवं सहिष्णुता जैसे मानवीय गुणों को विकसित करना। प्रभावी शिक्षण का उद्देश्य की अगर हम बात करें तो पाठ्यक्रम का स्वरूप उचित हो। 2005 में शिक्षकों में सशक्तिकरण करते हुए शिक्षण प्रक्रिया के लिए उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों पर पूर्ण रूप से विचार किया गया है। छात्रों का सर्वांगीण विकास। प्रत्येक उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। छात्रों को क्रियाशील रखने के लिए प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक पक्षों का उचित समन्वय किया गया है। संस्कृति का संरक्षण। विश्व स्तर पर भारतीय संस्कृति की सर्वाधिक प्रशंसा होती है। मूल्यों का संरक्षण इस पाठ्यक्रम में दी गई विषय वस्तुओं के द्वारा होता है। अब जो सिद्धांत थे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के, उसको भी देखते हैं कि कुछ सिद्धांतों को आधार मानकर इस पाठ्यक्रम की संरचना की गई थी कि संतुलित विकास का सिद्धांत यानी नैतिक एवं मानवीय मूल्यों को पाठ्यक्रम में उचित स्थान देना, उपयोगिता को अधिक महत्व प्रदान करना, इससे समाज का विकास जो है वो पूर्णतः संतुलित रूप में होगा तथा इस प्रकार का समाज एक आदर्श समाज के रूप में दिखाई देगा। नैतिकता का सिद्धांत कि भारत में नैतिक मूल्यों को आज भी समान एवं उपयोगिता की दृष्टि से देखा जाता है। प्रत्येक शिक्षक एवं अभिभावक अपने छात्रों एवं बालकों में नैतिक मूल्यों का विकास करना आवश्यक मानते हैं। मानवता का विकास। भारतीय नागरिकों के लिए मानवीय मूल्यों का महत्व भारतीय स्तर पर होने के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी कोई भी राष्ट्र एवं समाज मानवता के विरुद्ध अपनी प्रक्रिया व्यक्त करने में संकोच करता है। 2005 की संरचना में मानवीय मूल्यों एवं मानवता को भी महत्व दिया गया है। आदर्शवादिता का सिद्धांत। प्राथमिक स्तर से ईश्वर की सत्ता एवं महानता के संबंध में छात्रों की ज्ञान कराया जाता है। जैसे प्राथमिक स्तर पर कविता के माध्यम से आदर्शवादिता को प्रदर्शित किया जाता है। शिक्षा का सिद्धांत। रुचि के अभाव में शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी रूप से नहीं चल पाती है। पाठ्यक्रम निर्माण के समय शिक्षक की रुचि, छात्रों की रुचि तथा अभिभावकों की रुचि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सामाजिकता का सिद्धांत। तो समाज की आकांक्षा पूर्ति शिक्षा के द्वारा ही होती है, इसलिए सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक परंपराओं की संज्ञान में लेते हुए पाठ्यक्रम की संरचना की गई है। अब अगर हम बात करें तो आवश्यकता क्या है, तो नवीन तथ्यों के समावेशन के लिए हम बात करते हैं कि नवीन तथ्यों के समावेश के लिए पाठ्यक्रम शोध कार्यों के निष्कर्षों के द्वारा अनेक नवीन तथ्यों का समावेश करना आवश्यक हो जाता है। पाठ्यक्रम में प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में खेल विधि को आवश्यक रूप में सम्मिलित किया जाना है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो पाठ्यक्रम विकास के लिए पाठ्यक्रम विकास की दृष्टि से राष्ट्रीय कार्यक्रम 2005 की संरचना को आवश्यक समझा गया है क्योंकि इससे 5 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय कार्यक्रम 2000 की संरचना की गई थी। एनसीईआरटी के अध्यक्ष राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 की समीक्षा की गई एनसीईआरटी के अध्यक्ष द्वारा। फिर अगर हम लोग बात करें तो कक्षा कक्ष शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन कक्षा कक्ष शिक्षण के समय ही होता है। पाठ्यक्रम छात्रों के अनुसार अर्थात मानसिक स्तर के अनुसार होगा तो वह प्रभावी एवं सफल माना जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करें तो शिक्षकों की संतुष्टि के लिए तो 2005 के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में शिक्षकों की पूर्ण सहभागिता प्राप्त की गई है। इससे पूर्व शिक्षकों की संतुष्टि के लिए नवीन राष्ट्रीय जो पाठ्यक्रम है उसकी आवश्यकता अनुभव की गई, जो कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 द्वारा पूर्ण की गई। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तो राष्ट्रीय शैक्षिक उद्देश्यों में होने वाला परिवर्तन सामाजिक दर्शन एवं व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन का ही परिणाम है। नवीन पाठ्यक्रम की आवश्यकता अनुभव की गई, 2005 की संरचना की गई है। फिर अगर हम बात करें तो छात्रों की संतुष्टि के लिए छात्र की आवश्यकता एवं रुचियों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम की रचना की जानी चाहिए। छात्र की रुचियां एवं आवश्यकता भी समय अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की जो संरचना 2005 की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं, तो भाषा की समस्या, कोश कोश पे पानी बदले 7 कोश पे पानी, यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं कहीं पे भी चले जाएं तो आपको भाषा में डिफरेंस मिलेगा, अर्थात भारतवर्ष में थोड़ी सी दूरी पर ही भाषा बदल जाती है। 2005 के निर्माण के समय भी उत्पन्न हुई थी जो समस्याएं थी, शिक्षण का माध्यम किस भाषा में बनाया जाए, मतलब ये सोच में पड़ गए थे कि किस माध्यम में बनाया जाए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे कई सारी भाषाएं और बोलियां हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो धर्म संबंधी समस्याएं,
तो धर्म संबंधी समस्याएं क्या हैं? तो पाठ्यक्रम में अनेक धार्मिक एवं महान व्यक्तियों के चरित्र को उचित रूप से प्रस्तुत पाठ्यक्रम विवाद का विषय बना, अतः पाठ्यक्रम की संरचना में धर्म संबंधी समस्याएं वर्तमान समय में भी विद्यमान है। समाज की आकांक्षाओं की बात करें तो अभिभावकों की आशा रहती है कि शिक्षा द्वारा उनके बालकों को उच्च अधिकारी पदों की प्राप्ति होनी चाहिए, तब तो शिक्षा प्रधान शक्ति है, नहीं तो उसके लिए निरर्थक है। यानी संसाधनों के अभाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह रहे हैं कि संसाधनों पर विचार करना अनिवार्य है, इसके आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। संसाधनों के अभाव में पाठ्यक्रम की संरचना में प्रमुख बाधा है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो धन से संबंधित समस्याओं के कारण पाठ्यक्रम का स्वरूप पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के निर्माण में धन की सीमितता को ध्यान में रखना पड़ता है। अब अगर हम बात करें तो जो समस्याएं हैं उनके समाधान क्या है, तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना का क्रम सन 1988 में सतत रूप में प्रारंभ हुआ। फिर अगर हम बात करें तो जिसमें राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2000 तथा राष्ट्रीय संरचना 2005 प्रस्तुत किए जा चुके हैं। पहला हमारा आता है कि भाषा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए कोई एक सूत्रीय व्यवस्था को निर्धारित करना चाहिए, जिसमें किसी को भी कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। समाज के व्यक्तियों में कार्य के प्रति निष्ठा की भावना जागृत की जानी चाहिए। किसी भी पद एवं गौरव की इच्छा को सामान्य रूप में प्रदर्शित करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। शिक्षकों को आत्मविश्वास की भावना का विकास करते हुए कर्तव्य पालन में दृष्टिकोण को विकसित करना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखें तो धार्मिक संकीर्णता से ऊपर उठकर मानव कल्याण एवं मानव विकास की भावना को जन सामान्य में समावेशित करना चाहिए। शिक्षा को राजनीतिक दोषों से दूर रखने के लिए राजनीतिज्ञों में जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए, जिससे वे शिक्षा के विकास पर ही ध्यान दे सके। अब देखिए हमारा 2016 का पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। अब हम सॉल्व करेंगे 2017 का, ठीक है, जो कि ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं। शॉर्ट भी हम एक वीडियो में देखेंगे, बट पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं और इस वीडियो में 16, 17 और 18 के देख रहे हैं। तो 16 का कंप्लीट हो गया है, तो चलिए अब हम देखते हैं। देखिए फिर से 2017 में जैसे मैंने कहा था, शिक्षा को परिभाषित कीजिए, शिक्षा के विभिन्न धारणाओं एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। अभी हम ऊपर देख के आए थे, सबसे पहला क्वेश्चन 2016 का यही था कि शिक्षा से आप क्या समझते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को आप रट लीजिए क्योंकि शिक्षा आने वाला है, ठीक है। अब देखिए कि बात करें, हालांकि उसकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो सकती है, कुछ इधर उधर करके दे सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन आएगा। शिक्षा की उत्पत्ति संस्कृत, अब आप ये पढ़ ही चुके हैं। संस्कृत के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है। शिक्ष का अर्थ होता है सीखना या सिखाना, अतः शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ सीखने सिखाने की प्रक्रिया। शिक्षा शब्द के लिए अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि एजुकेटम से बना हुआ है। अब हम पढ़ चुके हैं तो ये दोबारा पढ़ने की क्या ही जरूरत है, ठीक है, जो कि ई और ड्यूको से बना है। और दूसरे लोग ये मानते हैं कि जो है एजुकेयर और एजुशियर से भी हुआ है, और जन्मजात शक्तियों को विकास करना, अंदर से बाहर की ओर लेके आना, विकसित करना क्या है, शिक्षा है। तो ये हम सब देख ही चुके हैं ऑलरेडी। तो परिभाषाओं से शुरू करते हैं कि शिक्षा जन्मजात शक्तियों को व्यक्त करने की प्रक्रिया के रूप में। सुकरात कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना। देखिए मैंने यहाँ पर दूसरी परिभाषाएं डाल दी हैं, जिससे कि आप पहली वाली भी लिख सकें, विवेकानंद और हमारे हमने जो महात्मा गांधी की देखी थी, और आप ये वाली भी लिख सकें अगर आपको ये वाली आसान लगे। तो फ्रोबेल ने कहा है शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो शिक्षा व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया के रूप में। टैगोर कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सके तथा अपना बनाते हुए उसको व्यक्त कर सके। पेथोलॉजी कहते हैं शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक रूप एवं प्रगतिशील विकास है। शिक्षा समूह परिवर्तन करने की प्रक्रिया के रूप में। ब्राउन कहते हैं शिक्षा चैतन्य रूप में एक नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किए जाते हैं, वह व्यक्ति के द्वारा समाज में है। अगर हम बात करें तो शिक्षा वातावरण से अनुकूलन करने की प्रक्रिया के रूप में। बटलर कहते हैं कि शिक्षा प्रजाति की आध्यात्मिकता संपत्ति के साथ व्यक्ति का क्रमिक सामंजस्य है। जेम्स कहते हैं कि शिक्षा कार्य संबंधी अर्जित आदतों का संगठन है जो व्यक्ति को उसके भौतिक और सामाजिक वातावरण में उचित स्थान देती है। अब शिक्षा का संकुचित रूप पहले हम बताएंगे। तो संकुचित रूप में स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा कहते हैं। इस रूप में वयस्क वर्ग एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार बालक के सामने एक विशेष प्रकार के नियंत्रित वातावरण को प्रस्तुत करके एक निश्चित ज्ञान को निश्चित विधि के द्वारा निश्चित काल में समाप्त करने का प्रयास करता है। शिक्षा के इस अर्थ में शिक्षा का स्थान मुख्य होता है तथा बालक का स्थान गौण होता है। अब व्यापक अर्थ की बात करें तो व्यापक दृष्टि से शिक्षा का अर्थ बालक के उन सभी अनुभवों से है जिनका
प्रभाव उसके ऊपर जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है। अर्थात शिक्षा वह अनियंत्रित वातावरण है जिसमें रहते हुए बालक अपनी प्रकृति के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक नाना प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है तथा विकसित करता है। शिक्षा की प्रकृति की बात करें, हालांकि हम लोग देख चुके हैं, ये क्वेश्चन 2017 में आया है, तो मैं इसको और डिटेल में बता देती हूँ क्योंकि उसमें क्या पूछा गया था, शिक्षा का अर्थ और प्रकृति। उसके बाद हम भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधानों को पूछा गया था, इसमें केवल शिक्षा ही पूछी गई है, तो मैं डीप में बता रही हूँ। अब देखिए शिक्षा की प्रकृति क्या है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसके मुख्य 3 अंग हैं: सिखाने वाला, सीखने वाला और सीखने सिखाने की विषय वस्तु। शिक्षा उद्देश्यात्मक प्रक्रिया है जिसको सीमा में नहीं बांधा जा सकता, परंतु संकुचित अर्थ में इसकी विषय सामग्री निश्चित पाठ्यचर्या तक सीमित होती है। व्यापक अर्थ में शिक्षा की विधियां अति व्यापक होती हैं, परंतु संकुचित अर्थ में निश्चित प्राय होती हैं। अब शिक्षा के रूपों की बात करें तो औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा और क्या होती है उसको देखते हैं। औपचारिक शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जिसको बालक किसी कार्यक्रम के अनुसार नियंत्रित वातावरण में रहते हुए किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित पद्धति द्वारा निश्चित स्थान पर निश्चित समय में प्राप्त करता है, परीक्षा देकर और ग्रहण कर लेता है। अनौपचारिक शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जो आकस्मिक एवं अस्वाभाविक होती है। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष शिक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जिसमें शिक्षक और बालक एक दूसरे के आमने सामने को हो तथा शिक्षक जानबूझकर पूर्व योजना के अनुसार किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसी निश्चित शिक्षण पद्धति का निश्चित ज्ञान दे। अप्रत्यक्ष शिक्षा किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किसी निश्चित पद्धति नहीं, स्वतंत्र वातावरण में स्वयं ही संचालित होती रहती है। सामान्य एवं विशिष्ट शिक्षा, सामान्य शिक्षा को उदार शिक्षा भी कहते हैं। ऐसी शिक्षा का लक्ष्य सामान्य होगा और तथा यह प्रत्येक बालक के लिए निश्चित स्तर तथा सामान्य रूप से अनिवार्य होती है। विशिष्ट शिक्षा का उद्देश्य बालक को किसी विशिष्ट प्रकार के जीवन के लिए तैयार करना है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक शिक्षा, व्यक्तिगत शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जो किसी बालक को दूसरे बालक से अलग रखकर उसकी रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं तथा आवश्यकताओं के अनुसार प्रदान की जाए। उसके बाद अगर हम बात करें तो जिसके द्वारा बहुत से बालकों को एक ही स्थान पर कुछ निश्चित विषयों का ज्ञान दिया जाए। ऐसी शिक्षा का सबसे बड़ा दोष यह होता है कि इसमें प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा जा सकता। अब शिक्षा के कुछ अंग होते हैं: शिक्षक, बालक, पाठ्यक्रम और वातावरण। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो शिक्षा के सामान्य कार्य क्या है, तो जन्मजात शक्तियों का प्रगतिशील विकास करना, यानी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रत्येक बालक में प्रेम, जिज्ञासा, कल्पना, तर्क तथा आत्मसम्मान आदि जन्मजात शक्तियां होती हैं। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण एवं प्रगतिशील विकास है। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना जिससे ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए, सफल नागरिक के रूप में सत्यम, शिवम एवं सुंदरम का अनुभव करके आत्म साक्षात्कार कर सके। फिर अगर हम बात करें तो मूल प्रवृत्तियों का नियंत्रण, प्रत्येक प्राणी अपनी मूल प्रवृत्तियों के साथ ज्ञान लेता है तथा शिक्षा के द्वारा इन मूल प्रवृत्तियों को सही दिशा में एक निश्चित क्रम में विकसित करना तथा उसे जीवन जीने की योग्य बनाना। ठीक है, ये क्या है हमारा शिक्षा का उद्देश्य है, सामान्य उद्देश्य है। अगर हम बात करें तो चारित्रिक निर्माण तथा नैतिक विकास, शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य बालकों में चरित्र निर्माण एवं नैतिक विकास करना है। हार्वर्ड कहते हैं कि शिक्षा के संपूर्ण कार्य को एक ही शब्द में प्रकट किया जा सकता है और वह शब्द है नैतिकता। अगर हम बात करें तो प्रौढ़ जीवन के लिए तैयारी, यानी शिक्षा का कार्य बालक को प्रौढ़ जीवन के लिए तैयार करे, पारिवारिक, सामाजिक एवं राजनीतिक हर प्रकार की समस्या को सुलझाकर सफल जीवन व्यतीत कर सके, इसके लिए तैयार करना है। सामाजिक भावना का विकास करना, व्यक्ति का समाज से गहरा संबंध है। इसका कारण यह है कि वह समाज में ही रहते हुए अपनी भी उन्नति कर सकता है तथा अन्य व्यक्तियों की भलाई के बिना समाज के उसका कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब समाज के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें तो किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा को ज्यों का त्यों बनाए रखने का दायित्व तो वहाँ की शिक्षा के ऊपर ही निर्भर होता है। इसलिए शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र की रक्षा करने के लिए तैयार करना है। एच मन कहते हैं केवल शिक्षा से ही हमारी राजनीतिक सुरक्षा संभव है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो दूसरे क्वेश्चन की, जो कि हमारा 2017 का है, आया है वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? वर्तमान में एक प्रभावशाली राष्ट्रीय प्रणाली विकसित करने के लिए किस सीमा तक उनका प्रयोग किया जा सकता है? तो फटाफट से देखते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। इसका अर्थ जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा से है। शिक्षा को एक ऐसा साधन समझा जाता है जो कि मनुष्य को सभ्य बनाती है तथा इसका जीवन उन्नत करती है। इस तरह मनुष्य जीवन भर विद्यार्थी ही रहता है। वैदिक साहित्य में एक स्थान पर कहा गया है कि यावज्ज जीवा मघीने विप्रत,
तो यानी अगर ये कोटेशन भी आप लिखेंगे तो भी बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। शिक्षा का संकुचित अर्थ की बात करें तो शिक्षा के संकुचित अर्थ से उस शिक्षा से था जो औपचारिक होती थी। बालक अपने जीवन के कुछ वर्षों तक गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करता था और वहाँ गुरु से ज्ञान प्राप्त करता था। गुरु के यहाँ प्राप्त यह शिक्षा व्यक्ति के जीवन का सर्वांगीण विकास करती थी तथा जीवन में उसको जीविकोपार्जन करने के योग्य भी बनाती थी। वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? ईश्वरीय भक्ति तथा धार्मिकता का समावेश, चारित्रिक निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिकता एवं कर्तव्य पालन की भावना का समावेश आदि वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य थे। संस्कारों का विकास करना, प्राचीन काल में जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था वो छात्रों को अच्छे संस्कार का विकास करना था। संस्कारों के द्वारा ही लोग ब्रह्मचर्य, सदाचार, जनहित भावना, परोपकार, सामाजिकता और जो भोजन है आदि संस्कारों को विकसित किया जाता था। ज्ञान एवं अनुभव का समन्वय किया जाता था वैदिक काल में। प्राचीन काल में पद्धति के अंतर्गत ज्ञान एवं अनुभव का समन्वय करके शिक्षा प्रदान की जाती थी। गुरुजनों द्वारा योग्य एवं कुशल बनने का प्रयास किया जाता था। अब जो R.K. मुखर्जी हैं उनका कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य पढ़ना नहीं था वरन ज्ञान एवं अनुभव का आत्मसात करना था। तीसरा पॉइंट कहता है कि आत्मा की पवित्रता का विकास करना, मानव का आत्मिक विकास भी वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य रहा है। मानव जीवन को सरल, स्वाभाविक एवं पवित्र बनाने का प्रयास किया जाता था। जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना था और सत्य की प्राप्ति थी। चरित्र के निर्माण की बात करें तो प्रमुख उद्देश्य चरित्र निर्माण, चारित्रिक निर्माण के लिए प्रारंभ से ही नैतिक प्रवृत्तियों का विकास करना चाहिए ये था। वेद मित्र के अकॉर्डिंग छात्रों के चरित्र का निर्माण करना शिक्षा का एक अनिवार्य उद्देश्य माना जाता था। सामाजिक कुशलता की उन्नति, व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता के कारण सैद्धांतिक ज्ञान के साथ इसकी भी शिक्षा दी जाती थी। व्यवहारिक कुशलता के माध्यम से अपना अस्तित्व सुरक्षित रख पाते थे। सामाजिक कर्तव्यों का पालन भी वैदिक कालीन का एक उद्देश्य रहा है। वैदिक कालीन शिक्षा का विद्या अध्ययन के साथ सामाजिक रूप से सहायता कर कर्तव्यों का निर्वाह करते थे, जैसे दुखियों की सहायता, निःशुल्क शिक्षा निस्वार्थ भाव से करना, जिससे वह 3 प्रकार के करों यानी पितृ, गुरु और देव से मुक्ति पा सकते थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो वैदिक कालीन में भारतीय शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी? तो प्राचीन भारत में संभवतः 400 ईसा पूर्व से पहले प्राथमिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। उस समय तक बालक का परिवार ही उसकी शिक्षा का केंद्र था। उसके बाद कुछ ब्राह्मणों ने व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देने का कार्य आरंभ किया। प्राचीन काल में शिक्षा के 2 स्तर थे यानी प्राथमिक और उच्च स्तर। तो पहले हम प्राथमिक स्तर को देखते हैं। सामान्य परिचय क्या था प्राथमिक स्तर का? ब्राह्मणों की उपेक्षा के बावजूद ऋग्वेद में यत्र तत्र ऐसे ही संकेत मिलते हैं जिनमें पाठशाला की भांति किसी शिक्षा संस्थान को कल्पना की जाती है। प्रवेश क्या है? तो प्राथमिक शिक्षा का आरंभ 5 वर्ष की आयु में विद्यारंभ संस्कार से होता था। सभी जाति के बालकों के लिए यह अनिवार्य था। पाठ्यक्रम की बात करें तो पहले कुछ वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना होता था और कंठस्थ होने के बाद पढ़ना लिखना और पाठ्यक्रम वैदिक मंत्र, भाषा, साहित्य तथा व्याकरण को सिखाया जाता था। उच्च शिक्षा की बात करें तो सामान्य परिचय में पहले केवल प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था समय अनुसार व्यवस्थित की जाती थी। प्रवेश का ऐसा था कि उच्च शिक्षा केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को दी जाती थी। इन जातियों के बालक 8, 11 और 12 संस्थानों में प्रवेश लेते थे। यह एक वेद अध्ययन की अवधि 12 वर्ष थी। पाठ्यक्रम जो था वो आध्यात्मिक तथा लौकिक दोनों ही स्थान पर माना जाता था, दोनों का समन्वय। शिक्षण विधियां मुद्रित पुस्तकों का अभाव, परीक्षा एवं शिक्षण विधि, मौखिक शिक्षण विधि, प्रवचन, व्याख्यान, शास्त्रास्त्र, प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद आदि थी। परीक्षाओं की बात करें तो विद्वानों द्वारा मौखिक रूप से प्रश्नों के उत्तर छात्र को देने होते थे जिससे उपाधियां प्राप्त होती थीं। गुरुकुल की बात करें तो गुरुकुल में एक शिक्षक होता था और जो छात्र थे उससे आराम से बातचीत करते थे और आपस में मिलकर शिक्षा को ग्रहण किया करते थे। अब वैदिक काल की जो शिक्षा थी उसके दोष क्या हैं? तो धर्मनिरपेक्ष विषयों की उपेक्षा की जाती थी। धर्म का आधारभूत स्थान था, सारी शिक्षा प्रणाली इसे संबंधित थी। धर्मनिरपेक्ष विषयों की बहुत सीमा तक उपेक्षा हुई। उसके बाद जनसाधारण विषयों की उपेक्षा, जनसाधारण की शिक्षा की पूर्ण उपेक्षा की। डॉक्टर अल्तेकर लिखते हैं कि संस्कृत पर ध्यान केंद्रित लोकसभा की उपेक्षा के कारण जनसाधारण की जो शिक्षा थी उसका विकास नहीं हो पाया या नहीं हो सका। लोक भाषाओं की उपेक्षा यानी लोक भाषाओं की उपेक्षा हुई और उनकी प्रकृति का जो है वो विकास नहीं हो सका। शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा, शूद्रों को घृणा की दृष्टि से देखा गया। शिक्षा के द्वारा उनके लिए द्वार जो थे वो उनके लिए बंद कर दिए गए। उनके साथ अन्याय और शिक्षा के अधिकार से उन्हें वंचित रखा गया था। स्त्री शिक्षा की उपेक्षा की गई थी। स्त्री शिक्षा की उपेक्षा की बल्कि जो पुरुष के साथ स्त्रियों को भी उचित शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, परंतु बालकों को अधिक महत्व दिया गया था। विचार स्वतंत्रता का अभाव, विचारों में स्वतंत्रता का अभाव था क्योंकि शास्त्रों द्वारा जिन बातों को सत्य कह दिया गया फिर समाज द्वारा उसे असत्य स्वीकार करना नामुमकिन था, फिर भले वो असत्य ही क्यों ना हो। अब वैदिक काल के कुछ सिद्धांत थे उसको भी देखते हैं।
उपनयन संस्कार, यह वैदिक कालीन शिक्षा का महत्वपूर्ण संस्कार था। उपनयन का अर्थ होता है पास ले जाना था। गुरु के पास शिक्षा के लिए बालक को ले जाना उपनयन संस्कार कहलाता था। विद्यारंभ संस्कार की बात करें तो वैदिक शास्त्रों में इस संस्कार के लिए अक्षर स्वीकरण शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसका अर्थ अक्षर ज्ञान का आरंभ करना था। उसके बाद आता था समावर्तन संस्कार, यह 25 वर्ष की आयु में दिया जाता था। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है घर लौटना, यानी ब्रह्मचर्य से गृहस्थ जीवन की ओर लौटना। गुरुकुल पद्धति यानी गुरुकुल में शिक्षा के साथ गृहस्थ जीवन के उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना भी सीखते थे। व्यावसायिक शिक्षा, जीविकोपार्जन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बालकों को व्यावसायिक शिक्षा में कृषि, वाणिज्य, औषधि, सैनिक आदि की शिक्षा दी जाती थी। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, प्राचीन काल में अनिवार्य, निःशुल्क एवं सर्वसुलभ थी। छात्र शिक्षा समाप्ति पर गुरु दक्षिणा, पशु, अन्न, भूमि सब कुछ देते थे। ब्रह्मचर्य की बात करें तो आचरण की शुद्धता को प्रमुखता, अविवाहित छात्रों को ही गुरुकुल में प्रवेश मिलता था। नारी शिक्षा को पर्याप्त महत्व, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश से पहले तक लड़कियां अध्ययन करती थीं। अगर बात करें तो परीक्षा प्रणाली, औपचारिक परीक्षाएं नहीं होती थी। मौखिक रूप से प्रत्येक दिन ज्ञान का परीक्षण कर आगे पाठ पढ़ाते थे। दंड व्यवस्था, शारीरिक दंड निषेध था, परंतु भोजन की शैली में कठोरता कर दंड का प्रावधान था। उसके बाद अगर हम बात करें तो वैदिक कालीन शिक्षा की आधुनिक शिक्षा पद्धति में क्या उपयोगिता है, तो ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता की भावना मनुष्य को मानवीय होने के लिए प्रेरित करती है तथा पशुत्व से बचने का प्रयास करती है। अब धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया जाने लगा है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि धार्मिक जीवन को एक शैली है जो जीवन को उच्च कर्तव्य परायण तथा आदर्श पूर्ण बनाती है। यानी चरित्र निर्माण का उद्देश्य शायद प्राचीन काल से भी आजकल अधिक आवश्यक है। आज तो जैसे देश पर चारित्रिक संकट पैदा हो गया है, प्रत्येक व्यक्ति निजी तथा तुच्छ स्वार्थ के लिए चरित्र को नीलाम करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्राचीन उद्देश्य चरित्र निर्माण अपनाना समय की मांग है। व्यक्तित्व के विकास आज की शिक्षा के उद्देश्यों में प्रमुखता से स्वीकार किया गया है। पाठ्यक्रम की विविधता के माध्यम से बालक के व्यक्तित्व के विविध पक्षों को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः यह उद्देश्य तो वर्तमान के लिए उद्देश्यों में सम्मिलित होना उपयोगी है। इसी प्रकार नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक व्यवस्था में वृद्धि व राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार वर्तमान काल उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है और भारतीय शिक्षा के वर्तमान उद्देश्यों में इन्हें स्थान दिया गया है। वास्तव में इन्हीं उद्देश्यों के द्वारा व्यक्तियों में नागरिकता का विकास, व्यावसायिक कुशलता तथा सांस्कृतिक विकास भी किया जा सकता है। अतः व्यक्ति तथा देश की उन्नति की जा सकती है। इस प्रकार गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था एक आदर्श शिक्षा व्यवस्था थी। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली अव्यवहारिक प्रणाली में विश्वास नहीं करती थी, न कि शिक्षा संस्थाओं में यांत्रिक विधियों द्वारा विशाल पैमाने पर छात्रों के उत्पादन में। वास्तव में आधुनिक शिक्षा पद्धति को वैदिक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो तीसरा आता है हमारा क्वेश्चन, प्रयोजनवाद क्या है। प्रयोजनवाद के मूलभूत सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर उसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है, उसको भी देखते हैं। प्रयोजनवाद का अर्थ क्या है, तो प्रयोजनवाद शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रेग्मा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है क्रिया अथवा किया गया। अन्य विद्वान उसकी उत्पत्ति इसका अर्थ होता है व्यवहारिकता अथवा उपयोगिता। अतः अर्थ समझने के पश्चात हम कह सकते हैं कि क्रियाशीलता अथवा व्यवहारिकता को पूर्ण स्थान प्राप्त होना। प्रयोगवादियों का मानना था कि पहले किया तथा उसके बाद फल के अनुसार विचारों का निर्माण होता है। प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये लोग प्रयोग को ही सत्य मानते थे तथा सत्य सदैव परिवर्तनशील अवस्था में रहता है। प्रयोजनवाद के प्रवर्तक C.B. पियर्स थे, विलियम जोन्स सिलर थे, जॉन डेवी थे। प्रयोजनवाद को आदर्शवाद तथा प्रकृतिवाद के मध्यस्थ माना गया है। प्रयोजनवाद के विकास की बात करें तो सबसे पहले यूनान के सोफिस्ट दार्शनिक ने बताया कि मानव सब बातों का मापदंड है। विलियम जोन्स ने प्रयोजनवाद को लोकप्रिय बनाया। फिर कई और दार्शनिक शास्त्रियों द्वारा इसका महत्व बढ़ता ही चला गया तथा 19वीं शताब्दी के लगभग अमेरिका के निवासियों के निजी जीवन ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया, जिसे प्रयोजनवाद के नाम से पुकारा गया। अब प्रयोजनवाद की कुछ परिभाषाओं को भी देख लेते हैं कि जेम्स बी प्रेट ने क्या लिखा है। प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत तथा वास्तविकता का सिद्धांत देता है। रॉस कहते हैं कि प्रयोजनवाद आवश्यक रूप से एक मानवतावादी दर्शन है जो जानता है कि मानव क्रिया को करते हुए अपने मूल्यों का निर्माण स्वयं करता है, कि जो वास्तविकता है वो अभी निर्माण की अवस्था में है तथा अपने स्वरूप का कुछ भाग भविष्य के लिए छोड़ देती है, कि हमारे सत्य मानव निर्मित वस्तुएं हैं। प्रयोजनवाद के रूपों की बात करें तो मानवतावादी,
प्रयोगात्मक और जीवन शास्त्रीय प्रयोजनवाद। अब प्रयोजनवाद के कुछ सिद्धांत हैं, उनको भी देखते हैं कि सत्य की परिवर्तनशील प्रकृति, यानी पूर्व निर्धारित मूल्यों में विश्वास नहीं है, परिस्थितियों के अनुसार बदलाव रहता है। प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य सदैव परिवर्तनशील होता है। विलियम जोन्स कहते हैं कि सत्यता किसी विचार का स्थायी गुण धर्म नहीं है, वह तो आकस्मिक विचार में है। ठीक है, तो सत्य का दूसरा इसका अगर हम बात करें तो सत्य का निर्माण करके फल से, सत्य का निर्माण उसके फल से होता है। ठीक है, तो सत्य निश्चित होता है। एक सापेक्ष शब्द परिस्थिति अनुसार बदलाव होता है। परिस्थितियों में परिवर्तन सुलझाने के लिए मस्तिष्क नए विचार ढूंढता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो समस्याएं सत्य के निर्माण हेतु प्रेरणा के रूप में। जीवन एक प्रयोगशाला है, समस्या को सुलझाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयोग करने चाहिए। सफलता सत्य की खोज करती है और समस्याएं सत्य की। ठीक है, तो उपयोगिता के सिद्धांत पर बल देता है। प्रयोजनवादी मानवीय जीवन को प्रयोगशाला कहते हैं। विचार उपयोगी होंगे तो ठीक, अन्यथा व्यर्थ होंगे। पांचवा कहता है सामाजिक तथा जनतंत्रीय दृष्टिकोण में विश्वास करता है। मानव सामाजिक प्राणी है तथा इसका विकास समाज में रहकर ही होगा। सामाजिकता के लिए जनतांत्रिकता की आवश्यकता है। निश्चित लक्ष्यों तथा मूल्यों का विरोध। पूर्व निर्धारित किसी भी लक्ष्य या मूल्यों को नहीं मानते थे। इनका मानना था कि आदर्श मानव निर्मित होते हैं। मानवीय शक्ति का महत्व। मानव के पास विशेष प्रकार की ऊर्जा है जिससे वह उस वस्तु की भी वह कल्पना करता है जो कि है ही नहीं। ठीक है, मतलब ऐसी क्या उसके बाद वाली कल्पनाएं भी कर सकता है, जो चीज़ें नहीं उनकी कल्पना कर सकता है। क्रिया का महत्व। विचारों की क्रिया को महत्व देते हुए कहा है विचार की उत्पत्ति क्रिया से पहले नहीं हो सकती है, अनुभव द्वारा विचार आएगा। अब प्रयोजनवाद की विशेषताओं को देखते हैं कि शिक्षा जीवन के रूप में। प्रयोजनवाद की अखंड धारणा है कि परंपरागत शिक्षा निष्क्रिय है, इसके विचार से जीवन क्रिया है। बालक सच्चा ज्ञान केवल क्रिया तथा प्रयोग के करने से अधिक अवसर प्रदान किए जाए, मतलब क्रिया द्वारा। शिक्षा विकास के रूप में पूर्व निश्चित सिद्धांतों तथा अंतिम सत्यों का खंडन करते हैं। इस बात पर बल दिया कि बालक शिक्षा के लिए नहीं अपितु शिक्षा बालक के लिए है। फिर अगर हम बात करें तो निरंतर अनुभवों के पुनर्निर्माण करने के हेतु शिक्षा का अर्थ केवल पुस्तकीय ज्ञान को प्राप्त करना नहीं, अपितु इसका मानना था कि ज्ञान समय तथा परिस्थिति अनुसार बदलता रहता है। सही अर्थों में सच्चा ज्ञान अनुभव द्वारा ही आता है। चौथा अगर हम लोग देखें तो एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में बालक की शिक्षा समाज के माध्यम से होनी चाहिए जिससे उसमें सामाजिक गुणों का विकास हो सके। डीवी कहते हैं कि शिक्षा जीवन की सामाजिक निरंतरता है। राज्य की जिम्मेदारी के रूप में वर्तमान समय में जनतंत्रीय युग में राज्य के बालक की शिक्षा संबंधी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर है ताकि उचित विकास कर चुनौतियों का सामना कर सके। प्रयोजनवादी का पाठ्यक्रम व्यवस्था कैसी थी, तो उपयोगिता का सिद्धांत पे काम करता है। पाठ्यक्रम में उन ही विषयों को शामिल किया जाना चाहिए जो ना केवल वर्तमान बल्कि भविष्य के लिए भी उपयोगी हो, जैसे विज्ञान है, भूगोल है, इतिहास है, इन सारी चीज़ों को। रुचि का सिद्धांत आता है, तो बालक जिन क्रियाओं में रुचि लेता है उन्हें पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। बातचीत करने की में रुचि, खोज की रुचि, रचना की रुचि, हस्तकला इत्यादि। अनुभव का सिद्धांत रटने के सिद्धांत का घोर विरोधी है। प्रयोजनवाद अनुभव तथा क्रियाओं को महत्व देता है। ऐसी क्रियाएं की जानी चाहिए जो स्वतंत्र, सामाजिक तथा उद्देश्य व अनुभवशील बन सकें। एकीकरण का सिद्धांत एक ही उद्देश्य से संबंधित विभिन्न क्रियाओं के रूप में विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती है। अब प्रयोजनवाद में शिक्षक कैसे होने चाहिए, तो शिक्षक बालकों के मित्र तथा पथ प्रदर्शक सलाहकार होते हैं। शिक्षक में दो बातों का होना परम आवश्यक है। पहला, बालकों के साथ व्यक्तिगत संपर्कों द्वारा उनकी रुचियों का ज्ञान करना। दूसरा है परिवर्तनशील समाज की बदली हुई परिस्थितियों का पता लगाना। अब प्रयोजनवाद के गुण क्या है उसको देखते हैं, तो प्रोजेक्ट पद्धति या विधि या फिर पद्धति का निर्माण। प्रयोजनवाद ने शिक्षण पद्धति के क्षेत्र में प्रोजेक्ट पद्धति का निर्माण किया है। रचनात्मक क्रियाओं में भाग लेते हुए उनके समस्याओं को सुलझाता है तथा पूर्ण रूप से बालक का उचित विकास करने में सहायता प्रदान करता है। बालक का महत्व प्रयोजनवाद पुस्तकीय ज्ञान तथा औपचारिक शिक्षा का विरोध करके बालक के व्यक्तित्व को विकसित करने पर बल देता है। शिक्षा बाल केंद्रित है। ठीक है, क्रिया पर बल देता है। प्रयोजनवाद विचार की अपेक्षा क्रिया को अधिक महत्व देता है। क्रिया द्वारा सीखने के सिद्धांत पर प्रयोजनवाद बल देता है तथा बच्चे अनुभव द्वारा सीखने के पश्चात अच्छा सीखते हैं। उसके बाद व्यवहारिक जीवन में विश्वास व्यवहारिक जीवन पर बल देता है। शिक्षा बालक को जीवन के लिए तैयार करती है तथा व्यवहारिक रूप से विकास होने पर ही सामाजिक रूप से उचित प्रकार से बच्चा क्या करेगा, सर्वाइव कर पाएगा। सामाजिक तथा जनतंत्रीय शिक्षा स्वतंत्रता
स्वतंत्रता, समानता, अधिकारों तथा कर्तव्यों को निभाने की क्षमता एवं सामाजिक निपुणता आदि जनतांत्रिक गुणों का विकास करता है। उसके बाद इसका छठा आता है कि शिक्षा में नए जीवन का संचार करना। शिक्षा की प्रक्रिया में एक नई जान डाल दी है। नवीन शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, क्रिया प्रधान इत्यादि। प्रगतिशील तथा आशावादी दृष्टिकोण, प्रयोजनवाद, स्वतंत्र क्रिया, अर्थ, अभिवृत्ति, अनुभव, परिणाम तथा मानवीय उन्नति पर बल देता है। अब प्रयोजनवाद के दोषों की बात करेंगे तो दोष इसके क्या क्या है उसको हम देखते हैं। पूर्व निर्धारित सत्यों का विरोध, यानी पूर्व निर्धारित सत्यों पर विश्वास नहीं करना। यदि किसी क्रिया का परिणाम संतोषजनक है तो वह सत्य है, अन्यथा वह असत्य है। पूर्व निश्चित आदर्शों तथा मूल्यों का विरोध करना, जीवन के पूर्व निश्चित आदर्शों तथा मूल्यों का विरोध। मूल्य मानव निर्मित समय अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं, जो मूल्य सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित होते हैं। शिक्षा के उद्देश्य जो है पूर्व निश्चित नहीं होंगे, यानी हम कह सकते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य निश्चित नहीं है। निश्चित उद्देश्यों के अभाव में शिक्षा की प्रक्रिया का संचालन बड़ा कठिन हो जाता है। आध्यात्मिक गुणों का ना मानना, यानी आध्यात्मिक गुणों की अवहेलना। भौतिक आनंदों को महत्व, परंतु बिना आध्यात्मिक गुणों के विकास हुए सुख एवं संतोष प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बौद्धिकता का जो है विरोध, यानी मानव की बुद्धि उसकी मूल प्रवृत्तियों के अधीन, मानव व पशु में अंतर नहीं होता है, वास्तव में उचित मार्गदर्शन करती है। बुद्धि जो है मूल प्रवृत्तियों की दासी नहीं स्वामिनी है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं, तो भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। भारतीय शिक्षा आयोग के प्राथमिक शिक्षा से संबंधित सुझावों को बताइए। अब भारतीय शिक्षा आयोग जो है वो 1882 से 83 में आया था। इसे हंटर आयोग भी कहा जाता है। इसको भी फटाफट से देखते हैं कि यदि हम आयोगों की नियुक्ति का कारण देखें तो 1854 के घोषणा पत्र के अनुसार आशाजनक प्रगति हुई, परंतु प्राथमिक शिक्षा के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुए। उसके बाद यदि देखा जाए तो माध्यमिक तथा उच्च स्तर में विकास एवं प्रगति अवश्य देखी गई थी। इसी बीच 1857 ईस्वी की जो क्रांति के स्वरूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त कर दी गई तथा भारत की राज सत्ता ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले ली। 1882 में लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय नियुक्त होकर भारत आया और सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई, जिसे हंटर कमीशन भी कहा गया। आयोग के उद्देश्यों की बात करें तो हंटर कमीशन को निम्नलिखित बातों की जांच करने के लिए कहा गया। भारत में प्राथमिक शिक्षा की दशा देखना, उसके विकास में सहयोग देना। दूसरा, अगर हम देखें तो उच्च व माध्यमिक शिक्षा के प्रोत्साहन में प्राथमिक शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है। माध्यमिक शिक्षा का प्रसार किन साधनों से किया जाए। सहायक अनुदान प्रणाली के संबंध में सरकार की नीति क्या होनी चाहिए। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्यक्तिगत प्रयासों के प्रति सरकार की नीति क्या हो। भारतीय संविधान, जो भारतीय शिक्षा आयोग 1882-83 की जो सिफारिशें थी उसको भी देख लेते हैं कि प्राथमिक शिक्षा, हंटर आयोग द्वारा प्राथमिक शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की गई। उद्देश्य, जनसाधारण में शिक्षा का प्रसार करना एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। पाठ्यक्रम में जीविकोपार्जन तथा समाज में रहन सहन आदि विषयों जैसे कृषि, गणित, सरल विज्ञान, आरोग्य विज्ञान, औद्योगिक कलाएं आदि को शामिल किया जाना चाहिए। पूरे देश में समान पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम में स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। माध्यम की बात करें तो शिक्षा का माध्यम देशी भाषाएं होनी चाहिए। प्रशासन की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन नगर महापालिका और जिला परिषदों को सौंपा जाना चाहिए। इन्हीं स्थानीय संस्थाओं को शिक्षा का प्रबंध, विकास, व्यय तथा निरीक्षण कार्य करना चाहिए। आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो आयोगों ने प्राथमिक शिक्षा के लिए एक पृथक कोष बनाने का सुझाव दिया है। गांवों तथा नागरिकों के विद्यालयों के लिए अलग अलग कोष होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा के निर्धारित धन को माध्यमिक या उच्च स्तर पर खर्च नहीं किया जाना चाहिए। अध्यापकों का प्रशिक्षण, यानी प्राथमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए आयोग ने प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था की सुविधा के लिए सुझाव दिए। प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए नॉर्मल स्कूल्स खोले जाने चाहिए। प्रत्येक विद्यालय निरीक्षक के क्षेत्र में कम से कम एक नॉर्मल स्कूल अवश्य होना चाहिए, ठीक है, खोला जाना चाहिए। सरकारी नीति, प्राथमिक शिक्षा की नीति को स्पष्ट करते हुए आयोग ने कहा, देश की परिस्थितियों में यह वांछनीय है कि जनसाधारण की प्राथमिक शिक्षा और उसकी व्यवस्था, प्रसार एवं उन्नति की शिक्षा प्रणाली को घोषित किया जाए। उसके बाद इसी के अंतर्गत हम देखेंगे देशी पाठशालाएं, ठीक है। फिर देखते हैं आयोगों ने देशी पाठशालाओं की स्थिति पर भलीभांति अध्ययन किया था। इन पाठशालाओं के महत्व को स्वीकार करते हुए आयोग ने कहा कि ये अति कठिन संघर्ष के बाद भी जीवित हैं और इस प्रकार उन्होंने कहा कि इसमें शक्ति और लोकप्रियता दोनों हैं। सभी देशी जो पाठशालाएं हैं को सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाए। इन विद्यालयों में प्रवेश के लिए छात्रों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इनके संचालन का दायित्व स्थानीय संस्थाओं को सौंपा जाना चाहिए। निर्धन छात्रों की छात्रवृत्तियां दी जानी चाहिए। अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। तीसरा है माध्यमिक शिक्षा। आयोगों ने माध्यमिक शिक्षा के प्रसार तथा उनके दोषों को दूर करने के उपाय के संबंध में सुझाव दिए हैं।
उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कि माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के उपाय, माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के निम्नलिखित उपाय हैं। सबसे पहला क्या है, सहायक अनुदान प्रणाली, यानी आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा सरकार द्वारा योग्य और कुशल भारतीयों के हाथों को सौंप देनी चाहिए। सरकार को सहायक अनुदान प्रणाली अपनाकर सहायता करनी चाहिए। आयोग का मानना था कि शिक्षा सरकार भारतीयों के हाथों में होने से उसका प्रसार शीघ्रता से हो सकता है। राजकीय विद्यालयों की स्थापना, जिन स्थानों में भारतीय अधिक धनी ना हो और विद्यालय खोलने में असमर्थ हो, वहाँ सरकार को विद्यालय स्थापित करने चाहिए, परंतु एक जिले में एक से अधिक विद्यालय नहीं होना चाहिए, खोला जाना चाहिए। ठीक है। फिर कह रहे हैं दोषों को दूर करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, तो शिक्षण प्रशिक्षण, नए प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना, सिद्धांत एवं प्रायोगिक शिक्षा को स्थान दिया जाना चाहिए। शिक्षा का माध्यम, आयोग के अनुसार मिडिल स्कूल में छात्रों को अंग्रेजी की शिक्षा दी जानी चाहिए, अधिकतर मातृभाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें सरकारी नीति, धनी एवं योग्य भारतीयों के हाथ में माध्यमिक का भार सौंपकर सरकार को अलग हो जाना चाहिए। उसके बाद उच्च शिक्षा की बात करें तो हंटर आयोग के क्षेत्र में उच्च शिक्षा नहीं आती है, इसलिए मुख्य सुझाव भी दिए हैं, कुछ सुझाव दिए हैं, हालांकि उसके अंतर्गत उच्च शिक्षा नहीं आती है। पाठ्यक्रम व्यापक होना चाहिए, छात्रों को उनकी रुचियों के अनुसार विषय को चयन करने के अवसर प्राप्त होने चाहिए। नैतिक शिक्षा तथा मानव धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए। छात्रों को नागरिक कर्तव्यों से परिचित कराने के लिए शिक्षक तथा प्रधानाचार्य को उचित कार्य करने चाहिए। और भी कई सिफारिशें, सहायक अनुदान प्रणाली, स्त्री शिक्षा, मुस्लिमों की शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, पिछड़ी जातियों की शिक्षा पे भी बात की है। अब भारतीय शिक्षा आयोग का भारतीय शिक्षा की नीति पर प्रभाव, सरकार ने इस आयोग के प्राय सभी सुझावों को स्वीकार किया और उसके आधार पर कार्य करना शुरू किया। सरकार ने प्राथमिक शिक्षा का कार्यभार स्थानीय निकायों को सौंप दिया, जिससे लाभ कम और हानि अधिक हुई। इस आयोग के दूरगामी प्रभाव भी काफी संतोषजनक रहे। चौथा अगर हम लोग देखें तो इस आयोग के सुझाव 1883 से 1904 तक पूरे 20 वर्ष तक माने गए। इसके बाद 1904 में ही लॉर्ड कर्जन ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की। उसके बाद हम बात करें तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित आयोग के सुझाव क्या क्या थे, मैंने यहाँ पे हेडिंग वाइज हेडिंग दे दिया है और आप लोग इसमें अपने आप से इंक्लूड कर लीजिएगा। प्राथमिक शिक्षा उद्देश्य का प्रसार, क्योंकि बना के तो लिखना ही है। प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन, प्राथमिक शिक्षा का वित्त, प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या, प्राथमिक शिक्षा का माध्यम और प्राथमिक पाठशालाओं को प्रोत्साहन करना। अगला अब हम लोग देखेंगे जो 5वां क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो विषमता क्या है, भारतीय समाज में विद्यमान शैक्षिक विषमताओं का उल्लेख कीजिए, इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। तो विषमता या असमानता क्या है उसको देखते हैं। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी असमानता को समाज में अनुसूचित स्थिति के रूप में बताती है। उदाहरण के लिए जब कुछ लोगों के पास अन्य लोगों की तुलना में अधिक अवसर होते हैं, ETC वगैरह। वर्ष से अपने अध्ययन के माध्यम से ऑक्सफैम ने एक गंभीर सामाजिक अन्याय के रूप में असमानता का अध्ययन किया है। हालांकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, अतः यह सबसे असमान देशों में से एक भी है। पिछले 3 दशकों से असमानता तेजी से बढ़ रही है। अमीर लोग बहुत तेजी से गति से अमीर हो रहे हैं, जबकि गरीब और तेजी से, यानी अभी भी न्यूनतम मजदूरी अर्जित करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये चौड़ी होती खाई और बढ़ती और असमानताएं महिलाओं और बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं। असमानता के प्रकार की अगर हम बात करें तो असमानता के मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। आर्थिक असमानता कौन सी होती है, शायद असमानता का सबसे साधारण रूप आर्थिक समानता ही है। जब आर्थिक तौर पर किसी भी व्यक्ति में भेदभाव किया जाता है तो उसे आर्थिक असमानता कहते हैं। आर्थिक असमानता को भी 2 प्रमुख रूपों में बांटा गया है। अब कौन कौन सी है, एक तो है आय असमानता। आय असमानता का मतलब जनसंख्या में असमान आय का वितरण होता है। समान वितरण जितना कम होगा, आय असमानता उतनी ही अधिक होगी। धन असमानता, यानी आय असमानता धन असमानता से जुड़ी है, जो धन के असमान वितरण का कारण बनती है। सामाजिक असमानता, सामाजिक असमानता तब होती है जब किसी समाज में संसाधनों को असमान रूप से बांटा जाता है। यह असमानता सत्ता, धर्म, रिश्तेदारी, प्रतिष्ठा, नस्ल, जातीयता, लिंग, उम्र, यौन अभिविन्यास और वर्ग इत्यादि के आधार पर होती है। सामाजिक असमानता के मुख्य 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है राजनीतिक असमानता। राजनीतिक असमानता सरकारी संसाधनों तक पहुंचने की क्षमता के कारण उत्पन्न असमानता है। उदाहरण के लिए कुछ सरकारी सुविधाएं या अवसर होते हैं जिसमें शामिल होने का अधिकार केवल खास व्यक्तियों को होता है, अतः यह एक राजनीतिक असमानता है। उपचार और जिम्मेदारी असमानता, उपचार और जिम्मेदारी असमानता में कुछ लोगों को अधिक लाभ होता है और वह दूसरों की तुलना में जल्दी से अधिक विशेष अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। वर्किंग स्टेशन में कुछ लोगों को अधिक जिम्मेदारियां
दी जा और इसलिए उन लोगों को बाकी की तुलना में बेहतर मुआवजा और अधिक लाभ मिलता है। उसके बाद हम देखें तो सदस्यता असमानता एक परिवार, राष्ट्र या धर्म में सदस्यों की संख्या होती है। लिंग असमानता की बात करें तो लिंग असमानता वह है जिसके द्वारा श्रम को विभाजित करना, भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सौंपकर पुरुषत्व और स्त्रीत्व के कारण महिलाओं और पुरुषों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है। लिंग आधारित भेदभाव, जिसे लिंगवाद कहा जाता है, सामाजिक असमानता में प्रमुख योगदान देता है। नस्लीय और जातीय असमानता एक समाज के भीतर नस्लीय और जातीय श्रेणियों के बीच सामाजिक भेदों का परिणाम है। इसे अवसर, त्वचा के रंग और अन्य भौतिक विशेषताओं या किसी व्यक्ति के मूल स्थान जैसी विशेषताओं के आधार पर होती है। शैक्षिक विषमताओं के उल्लेख की बात करें तो ग्रामीण एवं नगरीय विभिन्नता, बुद्धि, नैतिक न्याय और घनिष्ठता की दृष्टि से शिक्षा की व्यवस्था में बहुत अधिक असमानता है। यद्यपि जनसंख्या का 3/4 भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, फिर भी उन्हें शिक्षा के लिए बहुत कम संसाधन प्राप्त रहते हैं। समृद्ध लोग शहरों में निजी रूप से चलाई जाने वाली अच्छी शिक्षण संस्थाओं का लाभ लेते हैं तथा ये ही व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं में अनारक्षित स्थानों के बहुत बड़े हिस्से पर अधिकार कर लेते हैं। जबकि ग्रामीण स्कूलों में अपेक्षाकृत दयनीय दशा के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। लिंग और जाति पर आधारित विषमता, इसी प्रपत्र के बिंदु पर 7.2 में लिंग पर आधारित असमानता तथा जातिगत असमानता के बिंदुओं की विवेचना निम्नलिखित रूप में की गई है। लड़कियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के बच्चों ने पिछले दशक के दौरान उल्लेखनीय प्रगति की है। इसके उपरांत भी वे शैक्षिक उपलब्धियों के अंतिम सोपान पर हैं। बालिकाएं तो घर गृहस्थी के कार्यों में अपनी दत्त चिंतता तथा सामाजिक कुरीतियों की शिकार होती हैं, जबकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चे ऐसी अयोग्यताओं जो स्थानों के आरक्षण से नहीं दूर की जा सकती हैं। देखिए, आपको थोड़ी स्पीड स्लो लग रही होगी, आप देख ही पा रहे होंगे 1 घंटा हो चुका है बोलते हुए, बट आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों का एग्जाम है तो चलता है, ठीक है। अब देखिए, कह रहे हैं डॉक्टर त्यागी एवं पाठक का मत। इन्होंने इन शैक्षिक विषमताओं का उल्लेख क्रमबद्ध ढंग से निम्न रूप से किया है। फिर कह रहे हैं जिन स्थानों पर प्राथमिक, माध्यमिक या कॉलेज की शिक्षा देने वाली संस्थाएं नहीं हैं, वहाँ के बच्चों को वैसा अवसर मिल पाता है जैसा उन बच्चों को मिल पाता है जिनकी बस्तियों में संस्थाएं उपलब्ध हैं। फिर देखिए, कह रहे हैं इस देश के विभिन्न भागों में शैक्षिक विकासों में भारी असंतुलन देखने को मिलता है। एक राज्य और दूसरे राज्य के शैक्षिक विकासों में बहुत बड़ा अंतर मौजूद है और एक जिले तथा दूसरे जिले के विकास में और भी बड़ा अंतर देखने को मिलता है। शिक्षा के अवसरों की विषमता का एक और कारण यह है कि जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग गरीब है और बहुत थोड़ा भाग धनी। इसी शिक्षा संस्थान के समीप होते हुए भी गरीब परिवार के बच्चों को यह अवसर नहीं मिलता जो धनी परिवार के बच्चों को मिल जाता है। घरेलू पर्यावरणों के भिन्न भिन्न होने के कारण भी भारी विषमताएं उत्पन्न होती हैं। देहात के घर या शहरी गंदी बस्तियों में रहने वाले और अनपढ़ माता पिता की संतान को शिक्षा पाने का वह अवसर नहीं मिलता जो उच्चतर शिक्षा पाए हुए माता पिता के साथ रहने वाली उसकी संतान को मिलता है। भारतीय परिस्थितियों ने निम्नलिखित 2 प्रकार की शैक्षिक विषमताओं को प्रमुख रूप से जन्म दिया है। शिक्षा के सभी स्तरों पर तथा छात्रों में लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में भारी अंतर, उन्नत वर्गों तथा पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जनजातियों के बीच शैक्षिक विकास का अंतर। भारतीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत खंड 4 में शैक्षिक विषमताओं के निम्नलिखित क्रम में वर्गीकृत किया गया है। पहला, महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा, अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा, अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा, शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग और क्षेत्र, अल्पसंख्यक, विकलांग, प्रौढ़ शिक्षा आदि। अब अगर हम बात करें तो शैक्षिक अवसरों में समानता उत्पन्न करने के उपाय, तो शैक्षिक अवसरों में समानता उत्पन्न करने की दृष्टि से निम्नलिखित उपाय प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं। पहला है निःशुल्क शिक्षा। शिक्षा आयोग का विचार है कि देश को उस स्थिति पर पहुंचाने के लिए कार्य करना चाहिए जिसमें संपूर्ण शिक्षा निःशुल्क हो। प्रवेश के समतामूलक तरीके, देश की उच्च शिक्षा की संस्थाओं और पब्लिक स्कूलों में प्रवेश पाना एक दुष्कर कार्य है। ग्रामीण अंचलों में स्थित विद्यालयों के कितने छात्र ऐसी संस्थाओं में प्रवेश पाते हैं, यह सर्वविदित है। शिक्षा की बात करें तो यह एक तरह भारत की विषम परिस्थिति है और दूसरी ओर शिक्षा में समान अवसर उत्पन्न करने की छात्रवृत्तियों की योजना। प्रत्येक स्तर पर लड़कों तथा लड़कियों की शिक्षा में बहुत असमानता है। इस असमानता को दूर करने के लिए लड़कियों की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक है। निःशुल्क पुस्तकें तथा लेखन सामग्री, प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और लिखने की सामग्री बालकों को दी जाए। फिर अगर हम बात करें तो 82वें संविधान संशोधन 2002 के तहत बालकों की
बच्चों को अधिकार अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है उसको पूरा किया जाना चाहिए। प्रौढ़ साक्षरता को क्रियान्वयन से गरीब तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन दृष्टिकोण में तेजी से परिवर्तन, उनके जीवन स्तर को उन्नत बनाएगा और शिक्षा का लाभ भी उठा पाएंगे। विकलांग बच्चों की अलग से शिक्षा आयोग ने विकलांग बच्चों की शिक्षा को नियमित स्कूल कार्यक्रमों के अंतर्गत समेकित करने का सुझाव दिया है। कुशल अध्यापकों का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। छात्रों की शिक्षा का विशेष बल। शिक्षा आयोग का सुझाव है कि छात्रवृत्तियों की योजना को खुले तौर से बढ़ावा दिया जाए। भारत में शिक्षा की असमानता केंद्र और राज्यों के बीच, जनपदों और जनपदों के बीच तथा गाँव और गाँव के बीच में किया जाना चाहिए। अब 2018 का पेपर हम देखेंगे। हमारा 2017 भी हो गया, 2016 भी पूरा हो गया और बिल्कुल मैंने सॉल्व करवाया एक एक पेज। अगर आप पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, बहुत अच्छा पेपर होगा और पेपर फंसता है क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही आया है और शिक्षा और जो वाद है वो ज़रूर आते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन तो फंसेंगे आपके, और अगर आपका लक खराब हुआ तो ही ना तीनों फंसे, वरना इससे ही तीनों आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में सॉल्व करवा रही हूँ। अब देखिए इसमें देखते हैं 2018 का पेपर। समय और स्थान में संबंध में शिक्षा के अर्थ, प्रकृति एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। अब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा ली क्योंकि मैंने 2016 में भी सॉल्व करवाया, 2017 में भी सॉल्व करवाया और पहला क्वेश्चन यही देते। मैंने कहा लैंग्वेज बदली हुई होगी लेकिन पूछा वही गया होगा, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रही है, मैंने फिर से वही लिखा हुआ है। अब देखिए ये सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वही हैं, यानी शिक्षा से क्या मतलब है, तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं बता रही। उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 2018 का। ओके, फटाफट से देखते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि प्रकृतिवाद के दर्शन की विवेचना कीजिए तथा शिक्षा प्रणाली में इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। हम प्रकृतिवाद भी पहले पढ़ चुके हैं तो प्रकृतिवाद भी हम नहीं करेंगे। आप रिवर्स करके वीडियो को देख लीजिएगा बार बार चीज़ों को, यानी पीछे से आपको करना है। मैं वीडियो को बार बार मतलब उसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट किए कोई फायदा नहीं है। अब हम सॉल्व करते हैं 18 का तीसरा वाला क्वेश्चन, यानी सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है? सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है क्योंकि समस्त संस्कृति अपनी उत्पत्ति, अर्थ एवं प्रयोग में सामाजिक है, परंतु वास्तविकता यह है कि जीवन की स्वीकृत रीतियों में जो परिवर्तन होता है यह तो सांस्कृतिक परिवर्तन है, पर जो परिवर्तन केवल सामाजिक संबंधों को प्रभावित करता है वह सामाजिक परिवर्तन है। परिभाषा देंगे कि मैकाइवर एवं पेस कहते हैं कि उस परिवर्तन को ही केवल सामाजिक परिवर्तन मानेंगे जो इनमें अर्थात सामाजिक संबंधों में हो। जॉस कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक अंतरक्रिया तथा सामाजिक संगठन के लिए अंग में अंतर को वर्णित करने में किया जाता है। के डेविस कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन से केवल वही परिवर्तन समझे जाते हैं जो सामाजिक संगठन अथवा समाज के ढांचे और कार्यों में घटित होते हैं। सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक, प्रत्येक घटना के पीछे कोई कारण होता है। इसी प्रकार किसी समाज में परिवर्तन आने का भी कई कारण हो सकते हैं, कोई कारण अवश्य ही रहता होगा। विभिन्न समाज शास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न कारण, सामाजिक परिवर्तन किसी एक कारक का परिणाम नहीं होकर विभिन्न कारकों से प्रभावित है। पहले क्या है? प्राकृतिक कारक, यानी जहाँ प्रकृति शांत होती है वहाँ लोग निर्माण करते हैं, प्रगति करते हैं और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक उन्नति संभव हो पाती है। किंतु विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक विपदाओं से गाँव और शहर उजड़ जाते हैं, लोग पलायन करने लगते हैं, नए स्थान पर बसने पर नए पारिवारिक एवं वैवाहिक संबंध बनने लगते हैं, लोग नई सभ्यता तथा संस्कृति से परिचित होते हैं, नए नए रीति रिवाज अपनाते हैं तथा उनकी मूल संस्कृति तथा सामाजिक संरचना में परिवर्तन आ जाता है। जैविक कारक की बात करें तो प्राणी जैविक कारकों का तात्पर्य उन कारकों से है जो हमें अपने माता पिता द्वारा वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं। प्राणी जैविकीय कारक जनसंख्या के प्रकार को निर्धारित करते हैं। किसी समाज की जन्म दर एवं मृत्यु दर, औसत आयु आदि जैविक कारकों पर निर्भर करते हैं। फिर अगर हम बात करें तो जनसंख्या कारक, जनसंख्या की सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी समाज में जनसंख्या अधिक होने पर वहां गरीबी और बेकारी की वृद्धि होती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण परिवार का स्वरूप, आर्थिक निर्भरता, धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन आदि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। प्रौद्योगिक कारक, यानी प्रौद्योगिकी कारक क्या है? सामाजिक परिवर्तन का यह प्रमुख कारक है। औद्योगिकी के कारण नए नए कारखाने खुलते हैं, नई नई मशीनों का प्रयोग किया जाता है, उत्पादन में वृद्धि होती है। आर्थिक कारक की बात करेंगे तो आर्थिक कारक भी सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संपत्ति का स्वरूप, व्यवसाय की प्रकृति, संपत्ति का विवरण, लोगों का जीवन स्तर, व्यापार चक्र, वर्ग, सामाजिक संरचना को प्रभावित करते हैं।
सांस्कृतिक कारण क्या है? तो सांस्कृतिक परिवर्तन भी सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। किसी समाज की संस्कृति में उनमें रहने वाले लोगों के आचार विचार, रीतियों, प्रथाओं, आदर्शों, विश्वास, धर्म आदि को सम्मिलित किया जाता है। शैक्षिक कारक की अगर अब हम लोग बात करें तो शैक्षिक कारक क्या है? किसी समाज की शिक्षा व्यवस्था सामाजिक परिवर्तन को अत्यधिक प्रभावित करती है। समाज को शैक्षिक व्यक्ति होने पर भी यह परिवर्तन के महत्व को समझकर उनको अपना सकेंगे। शिक्षा प्रक्रिया के माध्यम से ही समाज के व्यक्तियों को अन्य समाज की संस्कृति से अवगत करवाया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा का प्रमुख माध्यम है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन हेतु एक अभिकर्ता के रूप में कार्य करती है, सामाजिक परिवर्तन लाने में अपना योगदान देती है। शाश्वत मूल्यों को स्थायी रखना। समाज में कुछ शाश्वत मूल्य होते हैं जिन पर बल समाज स्थापत्य प्राप्त करता है। अनेक भौतिक परिवर्तन यानी परिवर्तनों के कारण इन मूल्यों में दुर्बलता आने लगती है। ऐसे समय में शिक्षा इन मूल्यों की रक्षा करते हुए लोगों को इस प्रकार का ज्ञान प्रदान करती है कि उनका उन मूल्यों में भी विश्वास बना रहे। मनोवैज्ञानिक रूप में तैयार करना। शिक्षा समाज में होने वाले परिवर्तन से होने वाले लाभों के संबंधों में लोगों को जानकारी प्रदान कर उन्हें परिवर्तन को अपनाने हेतु मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करती है। जैसे कृषि उद्योगों में नई नई मशीनों के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि होगी। नेतृत्व के गुणों का विकास। शिक्षा बालकों के जनतंत्र की भावनाओं का विकास करती है। विद्यालय में बालकों का विभिन्न क्रियाकलापों के अंतर्गत दायित्व सौंपे जाते हैं। इसमें बालकों के नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। शिक्षा इस प्रकार के गुण का विकास कर समाज में लोगों को सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करना सिखाती है। अनावश्यक सामाजिक रीति रिवाजों को हटाना। शिक्षा अनावश्यक सामाजिक परंपराओं, रूढ़ियों, रीति रिवाजों तथा पुरातन मूल्यों को छोड़ने में सहायता प्रदान करती है और समाज में लोगों को इनसे होने वाली हानियों को बताती है, जिससे लोग इन्हें छोड़ने का प्रयत्न करते हैं और अपने समाज में उचित परिवर्तन लाने में सहायता प्रदान करते हैं। नवीन परिवर्तनों के उदय में सहायक। शिक्षा के द्वारा परिवर्तन का महत्व लोगों के समक्ष स्पष्ट करने पर जब वह समाज में प्रचलित परंपराओं एवं रीतियों की अपेक्षा नवीन परंपराओं को अपनाने में अपना हित समझते हैं तो वह परिवर्तन को अपना लेते हैं। इस प्रकार शिक्षा नवीन परिवर्तन के उदय में सहायक होती है। ज्ञान के क्षेत्रों में विकास। अगर हम बात करें तो शिक्षा व्यक्ति को ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के विकास करना सिखाती है, जिससे वह नए नए अनुसंधान एवं प्रयोग करता है जो कि उसके लिए लाभप्रद होते हैं। इससे उसकी कार्यशैली में परिवर्तन होता है। विद्यालय कार्यक्रमों में से सामाजिक परिवर्तन। शैक्षणिक संस्थाओं में निम्नानुसार कार्यक्रम अपनाए जाएं जिससे सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा मिले। अब उद्देश्य क्या है? शिक्षा के उद्देश्यों को भारत के समाज और संस्कृति के भूत परिवर्तन, भविष्य के इच्छित रूप में के मानों के अनुसार बदलाव व सशक्त किया जाए। शिक्षा का मॉडल बदला जाए। वर्तमान मॉडल कोरे नारे आदर्शों की दुहाई मात्र को प्रोत्साहित करना है। सामाजिक समस्याओं को बिल्कुल सही जानकारी प्रत्येक को मिले। लोगों की आत्मा इस प्रकार की जाए कि अपनी देश को बदलने व सुधारने के लिए अपनी लड़ाई स्वयं लड़े। शिक्षण तीसरा अगर हम बात करें तो शिक्षण पद्धतियाँ सामूहिकता की भावना विकसित करने वाली शिक्षण विधियों को अपनाया जाए। प्रशासन की बात करें तो शिक्षा संस्थान का जो प्रशासन है प्रजातंत्र विकेंद्रित तथा प्रबुद्ध हो। तानाशाही, गुटबंदी, राजनीतिक दखल एवं शोषण की प्रवृत्ति से दूर किया जाए। शिक्षक के कार्य की बात करें तो शिक्षा का स्वयं को पढ़ाने को काम करने वाला प्रवक्ता ही ना समझे, उसे स्वयं को सामाजिक परिवर्तन का अभिकर्ता समझना होगा। इससे सामाजिक शिक्षा सुधार तथा सांस्कृतिक विकास का प्रसार में योग देना होगा। पाठ्यक्रम की बात अगर हम करें तो पाठ्यक्रम आता है पाठशालाओं और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में भारतीय समाज की समस्याओं को बहुत अधिक स्थान दिया जाए। पाठ्यक्रम आधुनिक हो, विस्तृत हो, सार्वभौमिक हो तथा उनमें उत्कृष्ट सिद्धांतों व भारतीय जीवन की वास्तविकताओं का सुंदर मिलन हो। शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग। वैज्ञानिक एवं शैक्षिक तकनीकी के इस युग में हमारी शिक्षण संस्थाओं को बाबा आदम के ज़माने की शिक्षण विधियों व उपकरणों से शिक्षा शोभा नहीं देती है। शिक्षा जगत के नवाचारों से उन्हें लाभान्वित होना चाहिए। जीवन पर्यंत शिक्षा यानी ऐसी शिक्षा व्यवस्था एवं सुविधाएं बनाई जाएं कि हर आयु के प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन की आवश्यकता और अपनी इच्छाओं के अनुरूप जीवन पर्याप्त या फिर पर्यंत शिक्षा मिलती रहे। अब 14 क्वेश्चन देखते हैं। लगभग बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है लेकिन फिर भी इसीलिए मैंने इसमें 2019 और 2022 का पेपर नहीं डाला था, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए 19 का, 20 का मिलेगा तो 20 का, 21 का मिला तो 21 का, क्योंकि यहाँ पे कोविड का दौर था तो थोड़ा सा इशू रहेगा। वरना मैं कोशिश करूँगी अगली वीडियो में लाने के लिए और ऐसे ही प्रॉपर वे में, ताकि आप लोगों को इस पेपर से डर ना लगे। जो भी प्रीवियस ईयर है मैंने 2016 से करवाया है। अगर आप इतना भी कर लेंगे, मैं सच बता रही हूँ, आप अच्छे से कीजिए, अपने प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। चाहिए तो जो भी प्रीवियस ईयर के हैं आपको कहीं से कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं को नोट कर लीजिए कॉपी पे और अच्छे से इसको रिवाइज करके जाइए।
आप बहुत बेहतरीन करेंगे। बस ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ कीजिएगा, कहीं कहीं पे कलर्ड पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2006-2009 की महत्वपूर्ण सिफारिशों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग क्या है? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2006-2009, जिसे अंग्रेजी भाषा में नेशनल नॉलेज कमीशन यानी NKC कहा जाता है, इस आयोग का गठन 2005 में हुआ था, परंतु इस आयोग की कार्यप्रणाली 2006 से शुरू हुई है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के चेयरमैन श्री सेठ पित्रोदा की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2006-2009 इसके विकास और भारत के विकास को एक नज़र से देखा जाता है। भारत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस आयोग में अध्यक्ष पित्रोदा के अतिरिक्त देश के जाने माने 7 विशेषज्ञ सदस्य और थे। हमें अपने आने वाली पीढ़ी के सभी स्तरों पर ज्ञानवर्धक आधार के निर्माण में निवेश करना चाहिए। दोनों ही प्रकार की उत्कृष्टता में सुधार करने ही आवश्यक हैं। ये किसने कहा? मनमोहन सिंह ने। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कार्य क्या थे? कृषि और उद्योग में ज्ञान के प्रयोगों को बढ़ावा देना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में ज्ञान के सृजन को बढ़ावा देना। अगला देखें तो बौद्धिक संस्था से संबंधित नवीन ज्ञान के संबंध में ज्ञान का निर्माण करना, सार्वजनिक ज्ञान का विकास करना तथा सार्वजनिक लाभ को महत्व देना। 21वीं शताब्दी की ज्ञान की चुनौतियों का सामना करने के लिए शैक्षिक प्रणाली में नवीन ज्ञान का निर्माण करना, उद्योगों में 5000 नोट्स को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान का निर्माण किया गया था। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशें। आयोग ने अपनी सिफारिशों की रिपोर्ट 4 बार प्रस्तुत की, 6, 7, 8 और 9 में। इस आयोग का संपूर्ण प्रतिवेदन 2009 में राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन के नाम से प्रकाशित हुआ। इस आयोग का प्रतिवेदन 5 भागों में हुआ। ज्ञान की सुलभता। तो ज्ञान की सुलभता में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने शिक्षा पर अधिकार, भाषा, अनुवाद, पुस्तकालय, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क पोर्टल स्थापित, सूचना नेटवर्क है। सृजन क्या है? सृजन के अंतर्गत 5 बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। राष्ट्रीय विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, फाउंडेशन, सरकारी वित्त पोषित कानूनी तंत्र, बौद्धिक अधिकार और नवाचार। ज्ञान का सिद्धांत। ज्ञान के सिद्धांत के तहत स्कूली शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, विधिक शिक्षा, चिकित्सीय शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा, मुफ्त और दूरस्थ शिक्षा, उत्तम PhD। सेवाओं की बात करें तो सेवाओं में भारत निर्माण, ग्रामीण रोजगार गारंटी आदि की शुरुआत हुई। ई प्रशासन व्यवस्था के द्वारा लागू किए जाने पर बल किया गया। अनुप्रयोग की बात करेंगे तो अनुप्रयोग के तहत परंपरागत चिकित्सा, कृषि, जीवन स्तर में सुधार लाना, यह सभी अनुप्रयोग में समावेश किया गया। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की मुख्य सिफारिशें कौन कौन सी थी? तो शिक्षा, प्रशासन एवं वित्त संबंधी सुझाव थे। शिक्षा में सरकार से निवेश बढ़ाने की मांग की गई। इस सिफारिश में स्कूल में समय को ध्यान में रखना चाहिए और अध्यापक भर्ती में आसानी लानी चाहिए। शिक्षा के प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। निजी स्कूलों को दी जाने वाली सहायता में थोड़ा लचीलापन होना चाहिए। राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय स्थापित करना चाहिए। दूसरा, शिक्षा के संगठन में जुड़ी आयोगों की सिफारिशें। आयोग उच्च शिक्षा में पूर्व निर्धारित स्नातक, परास्नातक और अनुसंधान की संकल्पना को ही स्वीकारता है। आयोग स्कूली शिक्षा को 2 वर्गों में विभाजित करता है, प्रारंभिक और माध्यमिक। आयोग के अनुसार विभिन्न शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थाओं के साथ विशेषज्ञ एवं सरकारी अधिकारों के मध्य विचार विमर्श के लिए नेटवर्क तैयार करना है। अब बात करें तो तीसरा है स्कूली शिक्षा से जुड़ी आयोग की सिफारिशें। शुरुआत से ही अंग्रेजी पर बल दिया जाना, स्कूल में सामाजिक सेमिनारों का आयोजन करना, तीसरी कक्षा से एक विषय अंग्रेजी में पढ़ाया जाना, स्कूल अध्यापकों को 5 वर्ष के लिए ट्रेनिंग के तौर पर उसी विशेष स्थान पर नियुक्त किया जाना, अध्यापकों के स्वमूल्यांकन को प्रोत्साहित किया जाना। उच्च शिक्षा से जुड़ी आयोग की सिफारिशें। उच्च शिक्षा में कोर्स क्रेडिट प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। उसके बाद देश में लगभग 1500 विश्वविद्यालय होने चाहिए। आंतरिक मूल्यांकन में सिर्फ 25% अंक देने चाहिए तथा बाद में उसे धीरे धीरे बढ़ाकर 50% कर देने चाहिए। उच्च शिक्षा देने वालों के द्वारा 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिए। शिक्षा से जुड़ी आयोग की सिफारिशें। प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए उचित नीति नियमों का निर्माण किया जाना चाहिए। शिक्षण कार्य में लगने से पहले उनके लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। सेवाकालीन प्रशिक्षणों में सुधार लाना चाहिए एवं उनके क्षेत्रों को व्यापक बनाना चाहिए। अध्यापकों के विचारों एवं उनको अनुभव प्रदान कराने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की जानी चाहिए। अब हम निष्कर्ष देख लेते हैं कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने ऐसे कई सुझाव नहीं दिए हैं जो पहले राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 और 66, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने ना दिए हों, परंतु राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कुछ विशेष मुद्दों पर विशेष बल दिया है, जैसे शिक्षा के प्रशासन का विकेंद्रीकरण, स्कूली शिक्षा की सर्वसुलभता, स्कूली शिक्षा में कक्षा 1 से ही मातृभाषा के साथ अंग्रेजी भाषा की शिक्षा की अनिवार्यता पर इसने विशेष बल दिया है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन रह गया है आज का हमारा।
2018 का। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा के योगदान की विवेचना कीजिए। राष्ट्रीय एकीकरण राष्ट्र के अस्तित्व का आधार है। राष्ट्रीय एकीकरण क्या है, इसे समझने के लिए राष्ट्र क्या है यह समझना आवश्यक है। राष्ट्र राज्य का पर्यायवाची नहीं है। राष्ट्र एक निश्चित जाति भी नहीं है। मोटे तौर पर राष्ट्र किसी निश्चित भूमि में निवास करने वाली भौगोलिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक इकाइयों के निवासियों की अनुभूति से युक्त सामूहिक चेतना का नाम है। इस रूप में राष्ट्रीय एक भावात्मक इकाई और राष्ट्रीय एकीकरण उसके अस्तित्व की महत्वपूर्ण शर्त है। अतः राष्ट्रीय एकीकरण का अभिप्राय है राष्ट्र में रहने वाले निवासियों के बीच जाति, पंथ, क्षेत्र और भाषा का भेदभाव किया बिना उनमें परस्पर समान अनुभूतियों और सुख दुख की एकता की भावना का होना। राष्ट्रीय एकीकरण मूलतः राष्ट्र में भावात्मक एकीकरण, राष्ट्र के निवासियों के मन में व्याप्त एकता की भावना राष्ट्रीय एकीकरण का आधार है। भारतीय एकीकरण नागरिकों के विचार, व्यवहार और संकल्प से उत्पन्न होता है। राष्ट्रीय एकता की जो परिभाषा उसको देखते हैं। रॉस के अनुसार राष्ट्रीय एकता एक प्रेरणा है जिससे प्रभावित होकर एक देश के रहने वाले लोग आपस में एक दूसरे से एक राष्ट्र के नागरिक होने के नाते सद्भावना रखते हैं और मिलजुल कर देश की उन्नति, सुरक्षा और कल्याण के लिए सक्रिय रहते हैं। 1961 में राष्ट्रीय एकता सम्मेलन। राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी व्यक्तियों के हृदय में एकत्रित संगठन और शांति की भावना को विकसित किया जाता है। राष्ट्रीय एकता और शिक्षा। राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन शिक्षा है। शिक्षा के द्वारा ही हम देश के भावी नागरिकों में आवश्यक प्रेरणाएं और गुण उत्पन्न कर सकते हैं। देश में जो विघटनकारी तत्व फैले हुए हैं जिनसे राष्ट्रीय एकता के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है, उन विघटनकारी तत्वों का अंत केवल शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। शिक्षा के द्वारा लोगों को इन घातक तत्वों की बुराई से परिचित कराकर उनमें एकता स्थापित की जा सकती है। राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने में शिक्षा के योगदान के विषय में राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में कहा गया था कि राष्ट्रीय एकता का विकास करने में शिक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन है। राष्ट्रीय एकता और शिक्षा के उद्देश्य। राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास के लिए शिक्षा के निम्न उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। पहला है छात्रों में विभिन्न संस्कृतियों के प्रति आदर की भावना जागृत करना, छात्रों में वांछनीय व्यवहार का विकास करना, छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करना, छात्रों में व्यवसाय कुशलता का विकास करना, छात्रों में प्रजातांत्रिक नागरिकों का विकास करना, छात्रों में मानवीय संबंधों के प्रति आस्था पैदा करना, छात्रों में अपनी योग्यता अनुसार राष्ट्र के सर्वोत्तम सेवा करने की भावना का विकास करना। राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षक की भूमिका। शिक्षा की सफलता शिक्षक पर निर्भर करती है। शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति तभी संभव हो सकती है जब शिक्षक योग्य हो, अपने विषय पर विशेषज्ञ हो, उसे राष्ट्र की गौरवमयी सभ्यता और संस्कृति को पूर्ण प्रज्ञान हो, वह राष्ट्र की ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक समस्याओं से पूरी तरह अवगत हो, वह अपने विचारों को सशक्त ढंग से दूसरे के सामने रखने की क्षमता रखता हो और उदारवादी एवं व्यापक दृष्टिकोण वाला हो, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हो, उसकी कथनी और करनी में अंतर ना हो, जो समाज सेवा को अपना धर्म मानता हो, जो देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो और संकट के समय राष्ट्र के बलिवेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग करने की इच्छा रखता हो। छात्र शिक्षक को अपना आदर्श मानते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। अतः यदि हम अपने छात्रों को देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना चाहते हैं तो शिक्षक को देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण होना होगा। उसे तन मन धन से राष्ट्र हित के लिए समर्पित होना होगा। उसे राष्ट्र हित के आगे अपने व्यक्तिगत पारिवारिक हितों का त्याग करना होगा। उसे अपने मन में राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रभाषा के प्रति श्रद्धा और सम्मान पैदा करना होगा। उसे छात्रों के प्रति अपने व्यवहार को निष्पक्ष रखना होगा और उसे जाने अनजाने में ना कोई ऐसी बात कहनी होगी ना कोई ऐसी बात करनी होगी कि राष्ट्रहित के विरोध में हो और उसे शिक्षक ही छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा कर सकेंगे। राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता एवं महत्व। राष्ट्रीय एकता राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और विकास के लिए आवश्यक है। इसकी आवश्यकता एवं महत्व निम्नलिखित हैं। अब देखिए, पहला है कि विदेशी शक्तियों एवं आंतरिक झगड़ों से उत्पन्न संकट का निवारण करने के लिए राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता। विघटनकारी शक्तियों का दमन करके शांतिपूर्ण वातावरण तैयार करने के लिए राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता। राष्ट्र की स्वाधीनता, सम्मान और हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता। भाषिक उन्मुखता से दूर कर रहने, भाषिक एकता स्थापित करने और राष्ट्रीय भाषा का विकास करने के लिए राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता। सभी संस्कृतियों के सहयोग से एक सामान्य राष्ट्रीय संस्कृति के विकास के लिए राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नागरिकों में आत्मत्याग की भावना का विकास करने, अपने राष्ट्र के लिए हर प्रकार का बलिदान करने की भावना विकास करने के लिए राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता। वर्ग भेद को समाप्त करने, शोषण का अंत करने, आर्थिक असमानता को दूर करने तथा राष्ट्र की औद्योगिक प्रगति की राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है।
और उसके बाद हम देखिए, मैंने कहा था आपसे, मैंने 2016 का, 2017 का, 2018 का पेपर करवाया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में 2019 का होगा अगर मैं देखूंगी तो 2020 का, 2021 का, 2022 का भी करवा दूंगी। और अगर कुछ भी तैयारी नहीं है तो आप ये 2 वीडियो देख के चले जाइएगा, मैं सच बता रही हूँ। और अपने थोड़े थोड़े, ज़्यादा भी नहीं, थोड़े थोड़े नोट्स बना लीजिएगा। इस वीडियो को देख के अपने अकॉर्डिंग थोड़े थोड़े नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी मैं बता रही हूँ, आपको लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा यहीं से, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक वाइज टॉपिक भी चलेगा, पर मैं प्रीवियस ईयर जल्दी करवा दे रही हूँ क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत पास में है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, मैं ये देखिए कितना टाइम हो चुका है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगे, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके की मोर वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।